Okay, guys, so welcome all of you in today's class of residential status and scope of total income. लास्ट टू क्लासेस में अपने रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किए हैं एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था जो कि आई बिलीव करता हूं कि आपने कंप्लीट किया है। अपने आज का क्लास का पहला पार्ट होमवर्क को डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कुछ माइंड में क्वेरीज हो सकता है, तो वो होमवर्क सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू क्या है आपका क्लैरिटी आ जाएगा कि वे आर यू रॉन्ग और जहाँ पे आपका मिस्टेक्स हुआ है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अपने चैप्टर करने के बाद जो है वी आर गोइंग इनटू अ वेरी डिसेंट पोजीशन एंड अपना जो एक चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो चाहिए इस चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। विल कम टू पेज नंबर 21। विल कम टू पेज नंबर 21। यहाँ पे गिफ्ट इनकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सैलरी इनकम के बारे में बताया था, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इनकम, ये तीन इनकम के बारे में अपने डिस्कस किए थे कि व्हेन दिस काइंड ऑफ इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, कब ये इनकम अक्रू होगी इंडिया में। उसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि इंडिया में गिफ्ट इनकम भी टैक्सेबल होता है। इफ यू आर रिसीविंग एनी गिफ्ट, एनीथिंग इन गिफ्ट, इन काइंड और इन कैश, आप कोई भी गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो गिफ्ट इनकम टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हेड्स ऑफ इनकम में आपको 5 हेड्स पढ़ाया गया, 5 हेड्स के बारे में इंट्रो दिया गया था। तो जो फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट इनकम, वहां पे टैक्सेबल होता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मान लो कि कोई नॉन रेसिडेंट है, मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है, वो गिफ्ट ले रहा है। तो नॉन रेसिडेंट बोलता है कि मैं तो गिफ्ट इंडिया के बाहर ले रहा हूं, ये गिफ्ट तो मैंने इंडिया में लिया ही नहीं है, तो ये जो गिफ्ट इनकम आ रही है मेरे हाथ में, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। एकदम करेक्ट बोल रहा है वो, गलत नहीं है। जो नॉन रेसिडेंट गिफ्ट इंडिया के बाहर ले रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल क्यों होगा। तो ऐसे तरह से बहुत सारे लॉज में लूपहोल्स थे जहां पे टैक्स इवेजन हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 को इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 को इंट्रोड्यूस किया गया, वेयर इट वाज प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट इनकम भी इंडिया में, वेयर इट वाज प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। कब? इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। मतलब वो गिफ्ट इनकम इंडिया में एक्रू कब मानेंगे, कब आप मानेंगे कि वो गिफ्ट इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है फॉर नॉन रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर वो नॉन रेसिडेंट को किसी रेसिडेंट से गिफ्ट मिल रहा है, किसे गिफ्ट मिल रहा है, किसी रेसिडेंट से गिफ्ट मिल रहा है, फिर वो चाहे इंडिया के बाहर मिले। आज लेने वाला नॉन रेसिडेंट है बट देने वाला कौन है, देने वाला अगर रेसिडेंट है ना, तो वो मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है और वो गिफ्ट इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। सर मुझे बताओ, ये खाली नॉन रेसिडेंट्स के लिए क्या कि नॉन रेसिडेंट्स को गिफ्ट मिलेगा तब इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा फॉर अक्रूइंग इन इंडिया? नहीं, ये RNOR के लिए भी है। किसके लिए? RNOR। इफ आई एम RNOR, आप बात को समझना, आज कल को कोई RNOR को गिफ्ट मिलता था तो उसके हाथ में इंडिया में अक्रू नहीं होता था, इंडिया में हाथ में अक्रू नहीं होता था। बट अब RNOR या NR, इनको अगर रेसिडेंट से गिफ्ट मिल गया, किससे गिफ्ट मिल गया, रेसिडेंट से गिफ्ट मिल गया, तो लेट मी टेल यू, ये वाली जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये वाली जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। दिस इनकम विल बी डेफिनेटली टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो क्या मैं बोलना चाह रहा था कि एक नॉन रेसिडेंट है या RNOR है, ठीक है, इनको गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, इनको गिफ्ट मिल रहा है किसी रेसिडेंट से, इनको गिफ्ट मिल रहा है किसी रेसिडेंट से। तो ये RNOR और NR के हाथ में ये जो गिफ्ट है, दिस विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। ये मान लिया जाएगा इंडिया में क्या हो रहा है, अक्रू हो रहा है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाऊंगा गाइस, कि अगर गिफ्ट की वैल्यू अप टू 50,000 होती है, आई रिपीट, गिफ्ट की वैल्यू अप टू 50,000 होती है, तो ये टैक्सेबल नहीं होता, ये टैक्सेबल नहीं होता। यानी गिफ्ट अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा होगा तब ये टैक्सेबल होगा। लेकिन सुनो मेरा बात, ये दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना। मैं अभी तुम्हें इतना ही बता रहा हूं कि गिफ्ट इनकम इंडिया में अक्रू कब होगा, जब रेसिडेंट से मिलेगा, जब रेसिडेंट से मिलेगा। किसको? नॉन रेसिडेंट या RNOR को रेसिडेंट से मिलेगा। लेकिन 50,000 के अबव जाएगा तो टैक्सेबल होगा, 50,000 तक रहेगा तो टैक्सेबल
नहीं होगा, क्योंकि ये चीज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, दैट इफ एनी गिफ्ट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000 देन दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बराबर हुई बात? तो ये जो सेक्शन था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का गाइज, दिस इज नथिंग बट 56(2) क्लॉज नंबर 10। दिस इज नथिंग बट 56(2) क्लॉज नंबर 10। 56(2) क्लॉज नंबर 10 में अपन ये वाला बात पढ़ेंगे कि सर द गिफ्ट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एनी सम ऑफ मनी referred to in 56(2)(10) received by non-corporate non-resident, received by non-corporate non-resident, मतलब non-corporate मतलब कौन हुआ सर? other than company। non-corporate non-resident कौन हुआ? other than company और a foreign company। समझ में आया? यानी कि कोई अगर नॉन रेसिडेंट है अदर देन कंपनी, या कि फॉरेन कंपनी है, क्योंकि फॉरेन कंपनी का तो स्टेटस इंडिया के बाहर ही है, तो अगर वो फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर, अगर वो फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर गिफ्ट रिसीव कर रहा है, कब? ये प्रोविजन आया था बेटा 5 जुलाई 2019 से। आई रिपीट, ये जो प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ था ये 5 जुलाई 2019 से हुआ था, ठीक है। और रिसीव्ड बाय अ पर्सन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, ये अमेंडमेंट आया था इसलिए बोल्ड किया गया, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23। RNOR वाला जो पॉइंट है वो 1 अप्रैल 2023 से इंसर्ट किया गया था। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको ये सब डेट्स लर्न नहीं करने हैं, ठीक है। यानी जो गिफ्ट एनआर रिसीव करेगा या कोई RNOR रिसीव करेगा, किससे रिसीव करेगा? फ्रॉम अ रेसिडेंट इन इंडिया से रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा? फ्रॉम अ रेसिडेंट इन इंडिया, चाहे वो इंडिया में करे इंडिया के बाहर करे, फर्क नहीं पड़ता, किससे रिसीव किया ये इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब इसके नीचे मैंने तुम्हें बता दिया है कि 56(2)(10) क्या बोलता है। 56(2) क्लॉज 10 बोलता है दैट एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन एक्सेस ऑफ 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा। सर अब आपके माइंड में क्वेरी होगा कि 55,000 रिसीव किए तो 5,000 टैक्सेबल करेंगे माइनस करके 50, कि पूरा 55 कर देंगे? पूरा 55 कर देंगे, ठीक है। पूरा 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस। हाँ, इसमें बेटा कुछ एग्जेम्पशंस आपको पढ़ाया जाएगा कि मान लो आप अपने मैरिज वाले दिन, आपको मैरिज, आपकी मैरिज है, एनिवर्सरी नहीं बोला मैंने मैरिज बोला, कि मैरिज वाले दिन आपको बहुत सारे लोगों से, फ्रेंड से, बहुत सारे आपके गेस्ट से आपको गिफ्ट्स मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? आपको अपने फादर से, अपने ग्रैंड पेरेंट से विल में कुछ मिला है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सारे गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होते, कुछ कुछ गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं भी होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? ये चीज क्लियर हो गई आपकी गिफ्ट इनकम वाली बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, रॉयल्टी मैंने आपको पढ़ा दिया था, FTS मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब एक बार आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा देता हूं, ठीक है। एक थ्योरेटिकल पॉइंट मेरे को पढ़ाने दीजिए। देखिए, दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट एंड लेट मी टेल यू, यहां से आपके एग्जाम में थ्योरी आ सकता है। नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं, चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो, आपको मैंने पढ़ाया या पढ़ा रहा हूं इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, ठीक है। अब सेक्शन 9(1) में गवर्नमेंट ये भी बता के रखा है थ्रू एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 9(1) में गवर्नमेंट ये भी बता के रखा है थ्रू एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब याद है, बेसिक्स में पढ़ाया गया था, सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, प्रोवाइजो होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन का इंटेंट क्या होता है? एक्सप्लेनेशन मीन्स टू क्लैरिफाई द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, टू क्लैरिफाई द इंटेंट ऑफ अ स्कोप ऑफ अ सेक्शन। तो जब गवर्नमेंट ये ड्राफ्ट कर रहा था इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9, तो गवर्नमेंट के पॉइंट दिमाग में एक चीज आया कि देखो कुछ कुछ इनकम्स जो है हम डीम टू अक्रू नहीं मानेंगे, यानी वो कभी नहीं माना जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू हुआ है। आई रिपीट, वो कभी नहीं माना जाएगा कि वो इंडिया में अक्रू हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से इनकम है जिसको आप नहीं मानेंगे कि वो इंडिया में अक्रू हुआ है? तो ऐसे बेटा टोटल 5 इनकम्स है, टोटल 5 इनकम्स है कि वो अगर एक्टिविटी कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है तो भी आप उसको नहीं मानेंगे कि वो इंडिया में अक्रू हुआ है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट दिस कैन बी टेस्टेड इन प्रैक्टिकल फॉर्म। वो आपको धीरे धीरे फ्यूचर में पता चलेगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो 6-7 इनकम्स दिए रहेंगे, उसमें से एक इनकम कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट दे देगा,
कि यू हैव अर्नड इनकम फ्रॉम दिस, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ ये तो इनकम डीम टू अक्रू नहीं है इंडिया में, तो ये आप टैक्सेबल नहीं करेंगे, दिस इज नॉट टैक्सेबल। तो सर अगेन इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म, इट कैन बी आस्क्ड इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म, ठीक है। आइए एक बार अपने इसको समझते हैं। इनकम नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है, इनकम नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। आओ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, पहले इसमें आ जाते हैं। मान लो मैं एक नॉन रेसिडेंट हूं, एक चीज तुम समझा मेरा बात को, ये जो इनकम डीम टू अक्रू वाला पॉइंट है ये सबसे ज्यादा किसको हिट कर रहा है, कौन से स्टेटस के लोगों को हिट करता है ये, कौन से स्टेटस के लोगों को हिट करता है, एनआर्स, क्योंकि रेसिडेंट का तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, आरओआर का भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ये एनआर्स को हिट करेगा और मैक्स टू मैक्स आरएनआर को हिट करेगा, क्योंकि जब तक कोई इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा फॉर देम, दैट इज वाई गवर्नमेंट इनके लिए सारे सेक्शंस बना रहा है। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, ध्यान से सुनो, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, ये सब सेक्शन 911 का एक्सप्लेनेशन है, जैसे एक्सप्लेनेशन 1A है, देखो एक्सप्लेनेशन 1A है, 1B है, 1C है, 1D है, ऐसे करके, बट तुमको इतना एक्सप्लेनेशन नंबर्स एंड ऑल लर्न नहीं करना है, तुमको ओवरऑल समझ में आ जाना चाहिए। अभी प्लीज अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए, कोई क्वेरी होगा तो मैं आपको बीच में टाइम दूंगा पूछने के लिए, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। सायनजीत नस्कर, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, मान लो सुनो मेरा बात, सर एक नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में गुड्स परचेज करता है, उसका काम क्या है, वो परचेज कर रहा है, ठीक है, वो परचेज कर रहा है इंडिया में, यानी वो कहीं ना कहीं इंडिया में परचेज कर रहा है, और इंडिया में परचेज करके क्या कर रहा है, उसको गुड्स को एज इट इज एक्सपोर्ट कर दे रहा है, क्या कर रहा है, एज इट इज एक्सपोर्ट कर दे रहा है, इंडिया में गुड्स परचेज कर रहा है, इंडिया से गुड्स परचेज कर रहा है और एज इट इज सेल कर दे रहा है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर जब वो परचेज कर रहा है तो परचेज के अलावा और कोई एक्टिविटी कर रहा है क्या इंडिया में, नो, हिज एक्टिविटी इज जस्ट कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, जिसके लिए हो सकता है उसको इंडिया आना पड़ भी रहा है, जिसके लिए उसको एक वेयर हाउस लेना पड़ रहा है, वेयर हाउस में गुड स्टोर कर रहा है और वहां से वो क्या कर दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, वो एक्सपोर्ट करने से जो इनकम आएगा उसको, वो एक्सपोर्ट करने से जो इनकम आएगा उसको, क्या वो इनकम इंडिया में एक्रू मान लेंगे आप, जस्ट बिकॉज आपने परचेज किया गुड्स इंडिया में और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर, तो विल यू accrue that income in India? The answer is no. If your activity is just confined to purchase, अगर आपकी एक्टिविटी जस्ट आप परचेज कर रहे हो, गुड्स इंडिया में परचेज कर रहे हो और उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये एक्टिविटी पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और ये आपके एमसीक्यू में या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक पार्ट में आ सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली याद रखना पड़ेगा कि नो सर दिस इनकम इज नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ, अगर आप मान लो एक बिजनेस ही सेटअप कर लिए, ठीक है, और आप इंडिया में भी सेल कर रहे हो, इंडिया के बाहर में भी सेल कर रहे हो, तब वो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगा, सारा इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली इंडिया में परचेज कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, आई रिपीट, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंड योर एक्टिविटी इज जस्ट लिमिटेड टू दिस, देन नो इनकम विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम through or from operations which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export। मतलब ध्यान रखे, your activity just should be limited to the purchase of goods in India, मतलब तुम्हारे पास और कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए other than purchase, यानी तुमने खाली इंडिया में परचेज ही किया है और फिर तुम स्ट्रेट अवे क्या कर लिए, एक्सपोर्ट कर लिए। सर न्यूज का तो सबको पता ही है, सर इंटरनेशनल चैनल में इंटरनेशनल न्यूज सब जगह होता है, फॉरेन कंट्री से भी कोई जर्नलिस्ट अगर इंडिया में आके कोई मान लो कोई न्यूज़ कवर कर रहा है, ठीक है, और वो न्यूज़ इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, या नो मान लो कोई मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स है जो आर्टिकल्स इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं और वो इंडिया के बाहर उसको ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अगर कोई भी कलेक्शन हो रही है न्यूज़ की, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, एंड वो ट्रांसमिट हो रहा है इंडिया के बाहर से, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी इंडिया का न्यूज़ दिखाया जा रहा है, जिसके लिए फॉरेन कंट्री से इंडिया में जर्नलिस्ट आते हैं, कोई शूट कवर करते हैं, कोई एक फुटेज कवर करते हैं और वहां से वो ट्रांसमिट करते हैं, उससे अगर कोई इनकम इंडिया में आ भी रहा है तो दैट विल नॉट बी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूज, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, वो न्यूज ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर। हाँ, अगर वो यहाँ पे आके न्यूज एजेंसी खोल रहा है, यहीं पे प्रॉफिट कमा रहा है, यहीं पे सारा न्यूज एंड व्यूज बेच रहा है,
नहीं होगा सर, तब वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन तुम चीज वो 100% क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। इट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट बीइंग अ पर्सन कौन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एजेंसी, वो एक न्यूज एजेंसी रन कर रहा है या पब्लिश कर रहा है न्यूज़पेपर, उसका न्यूज़पेपर पब्लिशिंग करने का बिजनेस है, कोई मैगजीन या जर्नल्स, देन नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू द कलेक्शन। मतलब उसका काम खाली इंडिया में क्या है कि वो न्यूज कलेक्ट कर रहा है एंड व्यूज कलेक्ट कर रहा है इंडिया में फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट अपना आता है सिनेमा फिल्म। सर इंडिया में मान लो कोई शूटिंग हुआ एक हॉलीवुड फिल्म का, ठीक है, एक हॉलीवुड फिल्म का, मान लो इंडिया में हैदराबाद में रामोजी स्टूडियो है, वहाँ पे तुम्हारा हर चीज़ का सेटअप है, वहाँ पे एक शूटिंग हो गया, मान लो इंडिया में कोई किसी पर्टिकुलर सीन को, एक हॉलीवुड का सीन जो है शूट हो गया। तो अब मान लो कि वो जो सिनेमा फिल्म जो शूट हुआ है वो किसी एक नॉन स्टूडेंट ने शूट करवाया है, वो नॉन स्टूडेंट को उस शूटिंग से कुछ इनकम आ भी रहा है, तो इट विल नॉट बी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, बिकॉज अगर आप खाली एक प्लेस को इंडिया में यूज करो फॉर पर्पस ऑफ शूटिंग, इसके वजह से आपकी पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल, या उस इनकम को आप इंडिया में टैक्सेबल नहीं मान लोगे। ओनली एंड ओनली कि अगर वो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो इंडिया में वो सिटीजन होगा, ना तो वो किसी भी इंडिया के फर्म में कोई पार्टनर नहीं होगा, या फिर वो किसी भी कंपनी का जो इंडिया में रन कर रहा है उसका कोई शेयर होल्डर नहीं होगा जो कि एक इंडियन सिटीजन है। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि मान लो वो जो नॉन रेजिडेंट है ना, उसका इंडिया में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए बेटा। मान लो वो नॉन रेजिडेंट खुद इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो इंडियन सिटीजन नहीं है। वो नॉन रेजिडेंट एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म है इंडिया के बाहर, सोचो, जो ये सिनेमा फिल्म को पूरा शूट करवा रहा है। तो जो शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स हो रही है, दैट इफ दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, तो वो जो फर्म है उसके कोई भी पार्टनर इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए, या उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉन रेसिडेंट कंपनी है तो उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, यानी उस कंपनी का कोई भी कनेक्शन इंडिया में नहीं होना चाहिए, उस फर्म का कोई भी कनेक्शन इंडिया में नहीं होना चाहिए, उस इंडिविजुअल का कोई भी कनेक्शन इंडिया में नहीं होना चाहिए, तब जाके ये इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब लॉजिकली समझेंगे तो लर्न मत नल नहीं करना पड़ेगा, और आपके माइंड में पहले से फंडामेंटली कॉन्सेप्ट घुस जाएगा। एमसीक्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स इन इंडिया, शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स इन इंडिया, इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया through or from operations which are just confined to shooting of cinema films in India if such non-resident individual होगा, firm होगा, company होगा। तो individual होगा तो citizen नहीं होना चाहिए, firm होगा तो does not have any partner who is a citizen नहीं होना चाहिए, और who is a resident ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी विच डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर हु इज अ सिटीजन और अ रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब सर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर या फिर मतलब सिटीजन नहीं होना चाहिए या फिर रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी सिटीजन नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल में भी सिटीजन नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन। मतलब सोचो एक इंडियन सिटीजन अगर अपना शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स इंडिया में करवा रहा है तो भैया तब इंडिया में अक्रू हो जाएगा, तब इंडिया में अक्रू हो जाएगा। एक कंपनी जिसका शेयर होल्डर इंडिया का रेसिडेंट है, तब वो कंपनी अगर इंडिया में शूटिंग करवा रहा है तब वो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगा। आप क्लियर हो क्या इस बात पे? आप क्लियर हो इस बात पे? सर डायमंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। डायमंड्स, देखो डायमंड्स का माइनिंग करना, डायमंड्स का बिजनेस करना इंडिया में टैक्सेबल होगा भैया। अगर तुम इंडिया में डायमंड्स का माइनिंग करा, डायमंड का एक्सट्रैक्शन करा एज अ नेचुरल रिसोर्स, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, उससे कोई भी इनकम आएगा इंडिया में अक्रू नहीं, अक्रू होगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को, ठीक है, फॉरेन कंपनीज को एक बेनिफिट दिया है, फॉरेन कंपनीज को एक बेनिफिट दिया है। क्या बेनिफिट दिया है? फॉरेन कंपनीज को बोला कि देखो अगर आप खाली डायमंड्स का डिस्प्ले करते हो, ऑफ कौन सा डायमंड्स? ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स, अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल जोन्स जो कि गवर्नमेंट बेटा नोटिफाई करती है, स्पेशल जोन जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इज एंगेज्ड इनटू द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स and they are earning income from activities which are just confined to display, यानी मान लो डिस्प्ले समझ में आया, यानी वो माइनिंग करके वो किसी रेसिडेंट को बेच पाए, वो माइनिंग करके वो किसी रेसिडेंट को बेच पाए, उनका एक्टिविटी बस उतना तक ही है। क्योंकि देखो फॉरेन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा उनके पास अच्छा टेक्निकल नो होता है माइनिंग करने का एज कम्पेयर टू आर इंडियंस, तो
दे हैव मोर स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी। तो फॉरेन कंपनीज को गवर्नमेंट इंडिया में अट्रैक्ट करता है कि भाई तुम माइनिंग करो, तुम माइनिंग करके डिस्प्ले करो अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स का, तो इससे जो भी तुम्हारी इनकम आएंगे हम इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, ये इनकम इंडिया में अक्रू माना ही नहीं जाएगा। तो तुमको एक बड़ा सा क्वेश्चन में एक आ सकता है कि डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स बाय अ फॉरेन कंपनी ये इनकम है, तो तुम इसको डीम टू अक्रू नहीं करेगा एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि तुमको मैंने सेक्शन 9 में पढ़ा दिया है कि दिस विल नॉट बी डीम टू अक्रू। तो ये किसके लिए? फॉरेन कंपनी जो एंगेज कर रहा है डायमंड माइनिंग के लिए, अर्निंग इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन एनी स्पेशल जोन जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, दिस विल नॉट बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो बस इतना याद रखिएगा, अनअसॉर्टेड डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड सिनेमा फिल्म्स हो गया, ठीक है, व्यूज एंड न्यूज इन इंडिया हो गया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। ये चार एक्टिविटी आपको पढ़ा दिया गया कि ये चारों एक्टिविटी से कोई भी इनकम अगर आएगा नॉन रेसिडेंट को, दिस विल नॉट बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है ये आपकी इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाएगी। हाँ प्लीज बोलिए। नहीं नहीं नहीं, अरे डिस्प्ले मतलब क्या है कि फर्स्ट हैंड सेल तो करना पड़ेगा ना उसको। आज वो किसी पर्सन रेसिडेंट इंडिया को बेचेगा तब जाके तो आगे उसकी प्रोसेस बढ़ेगी ना, वो डिस्प्ले करके क्या करेगा? तो डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड मतलब एक स्टेप वो रेसिडेंट इन इंडिया को सेल करेगा, उसके बाद नहीं। ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये अपना इससे दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मैं इस पॉइंट को खाली एक बार लीव कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा बिजनेस कनेक्शन वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन वाला जो पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको ये पॉइंट मैं कवर करा दूंगा कि बिजनेस कनेक्शन में भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो इनकम इंडिया में अक्रू नहीं माना जाएगा। वो एक पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, उसको अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ये चार पॉइंट अपने कवर कर लिए, एक पॉइंट अपने बाद के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है सर, अब एक बार आप होमवर्क क्वेश्चंस में आ जाइए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द होमवर्क प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन आते हैं। सर प्रेजेंटेशन मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का समझा दिया कैसे करना है आपको। अब हेडिंग देंगे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, कॉलम टानेंगे, ये जितने भी पर्टिकुलर्स है उसको शॉर्ट में लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 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 सेंटेंस लिखना है, शॉर्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे अगर टैक्सेबल नहीं है तो डैश करेंगे, और टैक्सेबल है तो नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे रीजन बता देना कि आप टैक्सेबल क्यों कर रहे हो, टैक्सेबल क्यों नहीं कर रहे हो। दैट्स इट। दिस इज द प्रेजेंटेशन विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस क्वेश्चन, इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। Ramesh and Suresh are brothers and they earned the following income during the financial year this. Ramesh settled in Canada in year 96 and Suresh settled in Delhi. तो सुरेश क्या हो गया? ROR एंड रमेश क्या हो गया? NR। ठीक है, रमेश हो गया NR। अब ये आपको पूछ रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर अज्यूमिंग बोथ हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। कुछ याद है बेसिक्स में कवर हुआ था कि सर ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? बोथ हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC, provided under section 115 BAC। तो टोटल इनकम पूछ रहा है assuming both have exercised the option of shifting out of the default tax। तुम लोगों को आइडिया है क्या, पहले बताओ? डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, ओल्ड टैक्स रेजीम, ये सब याद है नहीं याद है? एक बार मैं फिर याद दिला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इंडिया में अब दो तरह का टैक्सेशन सिस्टम चलता है फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, सेक्शन 115 बीएसी सब सेक्शन 1 और ऑप्शनल टैक्स रेजीम रेगुलर प्रोविजंस। डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में स्लैब रेट्स आर प्रेफरेंशियल, या बोल सकते हो लोअर। प्रिस्क्राइब्ड डिडक्शंस
एंड एग्जेम्पशंस नॉट अलाउड। कुछ कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं किया जाता। ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जो स्लैब रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, बट आपको सारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस मिलते हैं। व्हेन आई से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान के चलेगी कि तुम यही इसी हिसाब से टैक्स देगा, तुम लोअर स्लैब रेट ऑप्ट करेगा एंड तुम कुछ डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं लेगा, जिसके वजह से तुम्हारी इनकम क्या होगी, हमेशा हायर साइड में होगी और टैक्स रेट हमेशा क्या हो जाएगा, लोअर होगा। बट कोई टैक्स पेयर हो सकता है कि नहीं, वो ये चीज को अग्री नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे तो सारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर लेगा और वो चला जाएगा ऑप्शनल टैक्स रेजिम में, जो कि कुछ नहीं है, रेगुलर प्रोविजंस। एंड ही हिज इनकम मे बी ऑन अ लोअर साइड, क्योंकि उसको पूरा डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउ किया जा रहा है, बट उसका टैक्स रेट जो है वो हायर साइड में रहेगा, क्योंकि स्लैब रेट्स हाई वाला लिया जाएगा उसको। बट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में होता तो लोअर साइड लिया जाता। अब ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसका कोई स्टैंडर्ड गोल्डन रूल नहीं है। केस टू केस इट विल बी डिपेंडेंट कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा फायदेमंद है कि ये ज्यादा फायदेमंद है। एवरी ईयर तुम इवेल्युएट करोगे, तुम अपना इनकम टैक्स इसके हिसाब से भी निकालोगे, तुम अपना इनकम टैक्स इसके हिसाब से भी निकालोगे, अकॉर्डिंगली जो भी लोअर आएगा तुम उसमें जाओगे। अगर तुम्हारा ऑप्शनल टैक्स रेजिम में लोअर आ रहा है तो तुम ऑप्ट आउट करके ऑप्शनल टैक्स रेजिम में चले जाओगे। लेकिन मान लो तुम्हारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही लोअर आ रहा है, तुम ऑप्ट आउट ही नहीं करोगे, तुम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही रहोगे। एकदम क्लियर है। अब ये क्या स्लैब रेट्स कैन ऑल क्या है वो और अपने डिटेल में आगे अपना इनकम टैक्स रेट्स बोल के चैप्टर आएगा, वहां पे अपने डिस्कस करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अज्यूम दैट बोथ हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ऑप्शनल रेजिम और वहां पे तुमको क्या मिलेगा, डिडक्शन एग्जेम्पशन सब मिलेगा। क्लियर है क्या, अरे बोलिए। तो रमेश सुरेश चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स ओनली 50% ऑफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो इसका क्या करेंगे हम, रमेश के हाथ में 50% टैक्स कर देंगे टू द एक्सटेंट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और सुरेश तो भैया आर ओ आर है उसके हाथ में, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा 40,000। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, रमेश के हाथ में कुछ नहीं होगा, सुरेश के हाथ में पूरा 20,000 टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर हुआ, बिकॉज दिस इनकम इज अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, उल्टा है ये, प्रॉफिट हुआ इंडिया में, बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है इंडिया में, तो दिस इनकम इज accrued in India. This income is accrued in India, so this will be taxable for all. Short-term capital gain on sale of shares of Indian company received in India. ये शॉर्ट टर्म कैप गेन पे भी ये इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 60,000 एंड 90,000। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई से जो इनकम आया है वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में 80,000 एंड 70,000। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा, क्या है बताओ, टेक्निकल सर्विसेज का जो फीस आया तुम्हारा वो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करके आया, इसको रिसीव किया तुमने कनाडा में, अगेन दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, सो दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया। ये क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट
इन यूको बैंक दिल्ली, आपका क्या है, इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, जो कि दिल्ली का एक यूको बैंक में है, दिल्ली का यूको बैंक इन दिल्ली में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन सोर्स्ड इनकम है 7,000 एंड 12,000। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, सर ये एग्जेम्प्ट इनकम माना जाता है अंडर सेक्शन 10(1), तो ये डैश 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 कर देंगे। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, ये किस इनकम में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, और हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर ये टैक्सेबल है तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, भूलना मत, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यही पे बताओ, अगर रेंट कंप्यूटेड दिया होता या वर्ड दिया होता रेंट कंप्यूटेड, तो तुम कुछ भी नहीं करते, तब तुम डिडक्शन नहीं देते, लेकिन यहाँ पे रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है तो तुम्हें डिडक्शन देना पड़ेगा सर, ठीक है। तो कितना आएगा, हम डिडक्शन के बाद अमाउंट लिख रहे हैं, ठीक है, हम डिडक्शन के बाद अमाउंट लिख रहे हैं, 70,000 हो गया, और ये कितना हो गया, 42,000 हो गया, करेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सर इसका क्या करेंगे, वेट करो, लाइफ इंश्योरेंस तो तुम पेमेंट क्या है, इनकम थोड़ी ना है तुम्हारा, तो लाइफ इंश्योरेंस का बेटा आपको पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं वो ये तो सोचता नहीं ना कि स्टूडेंट को इसी चैप्टर से पूछना है, ठीक है, वो तो मिक्स बैग पूछेगा, तो ये मैंने जानबूझ के नहीं हटाया क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन था। मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का तो आप सभी जानते हो बेटा, कोई सेक्शन सुना होगा तुम, बहुत फेमस हुआ, एड वेड में भी आता रहता है, एटीसी, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का तुम्हें डिडक्शन मिलता है, एलआईसी का तुम्हें डिडक्शन मिल जाता है जो तुम्हारे इनकम। अब तुम समझा कि व्हाई दे हैव रिटन दिस वर्ड कि यू हैव ऑप्टेड फॉर ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब तुमको ये डिडक्शन मिलेगा, ये पता चल गया। अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहते तो तुमको ये डिडक्शन नहीं मिलता, तब तुमको ये डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि अब तुम ऑप्ट आउट कर लिए, इसका मतलब तुम क्या ले रहे हो, डिडक्शन ले रहे हो। एक बार मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम आपको पता है कि आपको समेशन ऑफ ऑल हेड ऑल टोटल करना है, फिर आप डिडक्शन माइनस करेंगे और फिर टोटल इनकम में जाएंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या रहा है, 17,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 7,000 प्लस 70,000, कितना आ रहा है, 4,34,500, ठीक है, 4,34,500। अच्छा, अब एक बार इसमें आ जाओ दूसरा वाला में, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 140 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 12 प्लस 42, कितना आ रहा है, 4,14,000 आ रहा है, ये जीटीआई आया। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है। अब डिडक्शन सुनो, कुछ कुछ नॉलेज तुम्हें पता नहीं है, ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना बेटा, इंटरेस्ट इनकम, ये जो इंटरेस्ट इनकम होता है, इस इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट में भी अपन को 80 टीटीए बोल के एक सेक्शन है, ठीक है, 80 टीटीए, कौन सा सेक्शन, 80 टीटीए, जो आपको डिडक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, उस इनकम के अगेंस्ट में अपन को 80 टीटीए में भी डिडक्शन मिलता है, अप टू 10,000, कितना, अप टू 10,000। तो यहां पे तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट इनकम आया ना, तुमने ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड तो जरूर कर दिया, बट इसका तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा 80 टीटीए में, कितना, 7,000, तुम्हें डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 7,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सर एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम कितना है 7,000 और लिमिट कितना है 10,000, तो तुमको डिडक्शन कितना मिलेगा 7,000, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम ऐड हुआ है उतना तुम्हारा लास्ट में लेस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अपने पढ़े हैं कि सर आपका ये जो 12,000 यहां पे भी आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया है 12,000 का, बट इसका लिमिट कितना है सर, हमने जैसे पढ़ा था 10,000, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम 80 टीटीए में रेसिडेंट को 10,000 और डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। लेकिन खत्म यहां होता नहीं है, एटीसी भी बचा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इसने कितना किया है 30,000, इसका 30,000 का डिडक्शन यहां इसको मिल जाएगा। तो अब अपने जो है टोटल इनकम निकाल सकते हैं, तो 414 माइनस 10 माइनस 30 कितना आ रहा है, 3,74,000, 3,74,000, और 4,34,500 माइनस 7,000 कितना आ रहा है, 4,27,500। So this is how you have calculated your total income, ठीक है। अब तुम समझ में आया क्यों ये लाइन दिया गया,
कि अज्यूम करो कि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकल गया है। अगर ये नहीं निकलता ना, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, ये डिडक्शन नहीं मिलता, उसका आंसर आता ये उसका टोटल इनकम होता, उसको ये डिडक्शंस नहीं मिलता सर। क्लियर है क्या? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। आपको रीजंस के साथ बताना है वेदर ये सारे ट्रांजैक्शंस पे इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दिस वाज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू एक्सप्लेन विथ few sentences. The salary paid by central government to John, a citizen of India, 7 lakh rupees for services rendered outside India. तो ये सैलरी क्या होगा? क्यों होगा सैलरी? क्योंकि ये तो सर्विस इंडिया के बाहर दिया है, तब भी टैक्सेबल होगा। श्योर है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है, यस। तो यहां पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। ठीक है, आपको पूरा सब सेक्शन लर्न नहीं है, कोई बात नहीं है, बस सेक्शन लिख के छोड़ देना। According to section 9 of the act, any salary paid by government, any salary income paid by government, paid by the central government to an Indian citizen, to an Indian citizen shall be deemed to accrue in India shall be deemed to accrue in India even if services are provided outside India. Even if services are provided outside India. ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख दिया। रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट, ध्यान से, रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट ने पे किया, किसको? नॉन रेसिडेंट को। तो किसका इनकम है ये? नॉन रेसिडेंट का। लेकिन क्यों पे किया सर? इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन, तो ये इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगा सर, तो नॉट टैक्सेबल एज रॉयल्टी was paid for a business outside India. Legal charges of 5 lakh paid to a lawyer of UK who visited India. India आया है हाँ, to represent a case at Delhi High Court. Delhi High Court में उसका एक केस है, उसके लिए वो इंडिया विजिट किया और उसके वजह से उसको लीगल चार्जेस मिला। समझ में आया? उसके वजह से उसको लीगल फीस मिला। तो अल्टीमेटली फीस क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट वॉज अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड इन इंडिया, इट वॉज प्रोवाइडेड इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? एज द सर्विस वॉज प्रोवाइडेड। बैकग्राउंड कहीं से आ रहा है धर्मेंद्र, आप अपना वो करिए भाई, आंसर देते समय आप अनम्यूट कर लो, उसके समय बाद में म्यूट कर लो। टैक्सेबल एज द सर्विस वाज प्रोवाइडेड इन इंडिया। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, थोड़ा ध्यान से, पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है 19,000, रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट, रेसिडेंट ने रिसीव किया है। राम एजेड 46 years, इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आपसे पूछा है कि अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकल जाता है, यानी वो किस में चला गया है? रेगुलर प्रोविजंस में चला गया है, तो बताओ क्या होगा सर? तो टैक्सेबल तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, टैक्सेबल तो बेटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाने जा रहा हूं, सुन लो, नया चीज सिखाने जा रहा हूं, ये कल को दूसरे चैप्टर में आएगा, पर अभी बताना पड़ेगा क्योंकि सम रॉन्ग हो जाएगा वरना। पोस्ट ऑफिस का आपको पता है, आप एक बैंक में अकाउंट खोलते हो, एक पोस्ट ऑफिस में भी आप अकाउंट खोल सकते हो। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खुलता है, बैंक में भी सेविंग्स अकाउंट खुलता है। पोस्ट ऑफिस में अगर अपने सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जो भी अपना डिपॉजिट है वहां से भी इंटरेस्ट आता है, और जो इंटरेस्ट आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से आ रहा है, गवर्नमेंट वहां पे तुम्हें एग्जेम्पशन देती है अप टू ₹3500। कितना? गवर्नमेंट तुम्हें वहां पे एग्जेम्पशन देती है
अप टू ₹3500। तो जब तुम ये टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे माइंड में डिडक्शन एग्जेम्पशन सब कुछ चलना चाहिए। तुम्हारे माइंड में डिडक्शन एग्जेम्पशन सब कुछ चलना चाहिए, यही है टैक्स। तो जब हम पोस्ट ऑफिस से सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो वी विल गेट एन एग्जेम्पशन, जो आपको मैं एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा 3500 प्लस हमें जो अभी अभी हम पढ़ के गए ना टीटीए, याद है, इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। तो ये खाली बैंक वाले सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में भी मिलता है। किसमें? ये पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में भी मिलता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो राम है जिसका एज 46 ईयर्स है, एज का भी मैं आपको रेलेवेंस बताऊंगा कि यहाँ पे एज क्यों बोला है। पहले आप समझ लो, एक तो आपको एग्जेम्पशन मिल गया, ठीक है। एग्जेम्पशन किस सेक्शन में मिलता है सर? सेक्शन 10 क्लॉज 15। एक आपको डिडक्शन मिल गया, डिडक्शन किस सेक्शन में मिलता है सर? 80 टी टी ए। इसमें कितना मिल गया आपको? 10,000 का लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो तुमको टोटल बेनिफिट कितना मिल गया? 13,500। और तुम्हारा इनकम कितना है? 19,000। तो अल्टीमेटली तुम्हारा नेट टैक्सेबल इनकम क्या होगा? 5,500। तुम्हारा नेट टैक्सेबल इनकम क्या होगा? क्लियर हुआ? नेट टैक्सेबल इनकम इज 19,000 माइनस 13,500 विच गिव्स मी 5,500। अब इसमें कैच है। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर ये एज बेफालतू का दिया गया। नहीं नहीं, सुनो, तुमको पढ़ाया जाएगा। अगेन मैंने बोला तुमको पढ़ाया जाएगा। एक सेक्शन आता है टीटीए के बाद टीटीबी, टीटीए के बाद टीटीबी। उसमें तुमको पता है बेटा, अगर एज किसी का भी 60 और मोर है, कितना? 60 और मोर, 60 और मोर अगर आपका एज है, तो आप क्या हो इंडिया में? सीनियर सिटीजन हो। आप क्या हो इंडिया में? सीनियर सिटीजन हो। इसी पॉइंट पे यही जो टीटीए है, यही जो टीटीए, अगर मैं सीनियर सिटीजन होता ना, क्या होता? मैं सीनियर सिटीजन होता ना, तो गवर्नमेंट मेरे को जो डिडक्शन देता, जो पहले 10,000 दे रहा है, वो 50,000 दे देता। कितना दे देता? 50। तो मान लो यहां पर 46 करके मैं 62 कर दूं, तो आंसर चेंज हो जाएगा। यहां मैं 46 करके 60 कर दूं, आंसर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मान लो अगर ये 50 हो जाता, तब तो ये पूरा ही टैक्सेबल नहीं होता ना, कुछ भी बचता नहीं। बट यार एज दे दिया तो तुम टीटीबी नहीं दे पाए, तुम टीटीए ही दोगे, क्योंकि टीटीबी किसको मिलता है? जिनका एज 60 और मोर है, जो जो आर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, उन्हीं को टीटीबी मिलता है। क्लियर है? ओके। ये नहीं भी बताता तो चलता, लेकिन मजा नहीं आता सर कि कैसे इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन 5 में आ जाओ। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट। ट्रू फॉल्स पूछा है खाली। ओनली इंडिविजुअल्स एचयूएफ कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। फर्म्स कैन बी आइदर अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। ट्रू है कि फॉल्स? हाँ, करेक्ट, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। इंडिविजुअल एचयूएफ ही आरओआर आरएनओआर हो सकता है। फर्म्स या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट, ये अभी पढ़ लो बेटा, मैं थोड़ी देर में इसको कराने वाला हूं, बट पढ़ लो, इजी है। इनकम डीम्ड टू अक्रो राइज इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट है, उसको जो इनकम डीम्ड टू अक्रो राइज हो रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस इज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो मैं और सुमित, हम दोनों नॉन रेसिडेंट है। मैं और सुमित, हम दोनों कौन है? नॉन रेसिडेंट है। हमारा ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हो रहा है। हम इंडिया में आए नहीं है, हम इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, हम इंडिया में, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमारा इंडिया में कोई टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है। मैंने सुमित को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैं तुमको ये सर्विस दूंगा, तुम मुझे फीस देना। बट हुआ क्या, जो भी सर्विसेज सुमित मुझे दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है। वो कहीं ना कहीं कहां यूटिलाइज हो रहा है? इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा ही दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं कहां यूटिलाइज हो रहा है? इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर ये सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोविजन अभी अपने पढ़ेंगे कि वेदर और नॉट यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया और नॉट, irrespective of the territorial nexus,
इफ योर सर्विसेज आर अल्टीमेटली गेटिंग यूटिलाइज्ड इन इंडिया, उसको यूज किया जा रहा है इंडिया में, then that income will also be deemed to accrue rise in India irrespective of the territorial nexus. So this makes the statement true. That is why this statement will be true. Mr. X Karta of HUF claims that HUF is non-resident. ठीक है, क्यों भाई? As the business of HUF is transacted from UK and all the policy decisions are taken there. HUF का करता बोलता है कि देखो HUF नॉन रेसिडेंट है क्योंकि HUF का सारा बिजनेस यूके से हुआ और सारा पॉलिसी डिसीजंस वही हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। करेक्ट क्या? बोलो भाई। क्वेश्चन 6 में आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक फर्दर ऐड करवाऊंगा तुमसे, RNOR के हिसाब से भी इनकम निकालो। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पे तुमसे टोटल इनकम नहीं पूछा, ग्रॉस इनकम पूछा। मतलब क्या? तुमको डिडक्शंस का कुछ इनकम फैक्टरी नहीं करना है। डिडक्शंस कौन सा डिडक्शन? कोई बोल सकता है? चैप्टर 6 से डिडक्शन। बट जो हेड्स ऑफ इनकम में हमें डिडक्शन मिलता है वो फैक्टर इन करना होगा। मान लो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो वो फैक्टर इन करना होगा, बट एटीसी एंड ऑल मिल गया तो वो फैक्टर इन नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ग्रॉस इनकम निकालना है। समझ में आया? वी नीड टू कंप्यूट ग्रॉस इनकम इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इफ ही इज अ ROR, इफ ही इज अ RNOR और इफ ही इज अ NR। तीनों के सिचुएशंस में आप इसका इनकम निकालिए। चलिए, इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। तो ROR होगा तो क्या होगा? RNOR होगा तो क्या होगा? NR होगा तो क्या होगा? ठीक है, तीनों में निकालते हैं। जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स इंडिया के बाहर अक्रू हुआ है, बट 1/3 इंडिया में रिसीव हुआ है, तो कितना हो गया? 7,000 और ROR में 21,000। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। हाँ, सुमित फंस गया फंस गया फंस गया। बकरा आ गया बकरा आ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बकरा आ गया बकरा फंस गया, बकरा फंस गया हलाल होने के लिए। ऐसे इंस्टीट्यूट बोलेगा, बकरा फंस गया फंस गया फंस गया, हलाल हो गया हलाल हो गया, चलो चलो पासिंग परसेंट लो लो लो। कितना 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 बार तुमने कर लिया, फिर भी तुम रॉन्ग करेगा। यही है टैक्स। जितना इजी पेपर आ जाएगा फिर भी आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करेंगे। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना कम है इनकम टैक्स में। तो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया, रेमिट किधर हुआ? इंडिया में। तो रेमिटेंस अपन को लेना देना है क्या? सर ROR में तो आग बंद कर लिया, 51,000 लिख दिया। अब NR और RNOR देखो, लैंड इंडिया के बाहर है तो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू है, और ये रेमिट हुआ है इंडिया में, यानी रिसीव नहीं हुआ है, तो ये दोनों के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन दुबई बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इसी का तलाश था। स्पेशल इनकम है ये, स्पेशल इनकम है ये RNOR में तो टैक्सेबल हो गई, याद है? तो ROR में भी टैक्सेबल हो गई, बट NR के हाथ में उतना ही टैक्सेबल होगा जितना रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 20,000। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सब टैक्सेबल हो जाएगा। 1,75,000 1,75,000 1,75,000। Interest received from Mr. Ashok and NRI on loan provided to him for a business in India. ध्यान से, एक नॉन रेसिडेंट ने मेरे को इंटरेस्ट दिया और वो लोन मैंने उसको दिया एक बिजनेस इन इंडिया में कैरी करने के लिए। कुछ याद आ रहा है? तो दिस इनकम विल बी व्हाट? डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये सब के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम ब्राउन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, सबके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन कैनेडा कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई, याद आ रहा है? ये भी RNOR के लिए फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ROR के लिए टैक्सेबल हो गई, बट 60% ऑफ द प्रॉफिट्स बैंक में कनाडा में डिपॉजिट हुआ एंड 40% जो है इंडिया में रेमिट हुआ। थोड़ा ध्यान से, 60% ऑफ द प्रॉफिट्स डिपॉजिट बैंक इन कनाडा एंड 40% रेमिट हुआ।
तो यहाँ पर अपने मान रहे हैं कि इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि यार रेमिटेंस वर्ड लिखा है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे लिखता रेमिट हुआ है, आई मीन यहाँ पे मान लो एक बार रेमिट रेमिट को नहीं मान के मान लो रिसीव हुआ है। अगर मान लो 60% ऑफ द प्रॉफिट्स बैंक में कनाडा में डिपॉजिट हुआ है और 40% इंडिया में रिसीव हुआ है मान लो, तो यहां पर अपने फिर क्या करते, 60,000 का जो 40% है 24,000 एनआर के हाथ में टैक्स कर देते हैं। बट 100% ऑलरेडी आर एन के हाथ में टैक्स हो चुका है बिकॉज दिस वॉज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनआरआई फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर अ बिजनेस इन सिंगापुर। बताओ, तुमको नो हाउ यूज करने के लिए तुमने सिंगापुर में दिया और उसके लिए तुमको एनआरआई से अमाउंट मिला, तो ये 8 लाख तो टैक्सेबल है ही, बट यहां कुछ भी टैक्सेबल नहीं है बिकॉज दिस वॉज नॉट यूटिलाइज्ड इन इंडिया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इन इंडिया 25,000 या टैक्सेबल है ही, आर और एनआर में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। पास्ट ईयर्स का है यार, अनटैक्स फॉरेन इनकम इंडिया में लाया गया, कहीं में भी किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, किसी के हाथ में भी ये टैक्सेबल नहीं है। नो वन इज लायबल टू टैक्स। क्या क्या? ओह सॉरी सर, मैं वर्ड देखा नहीं बेटा, रिसीव्ड किधर हुआ है, थैंक यू फॉर द रेक्टिफिकेशन। ये इंडिया में रिसीव हुआ है, ठीक है, टोटल लगा लेगा, आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। मिस करुणा कपूर इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, हर पासपोर्ट रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर स्टे इन इंडिया। ठीक है, इनके पासपोर्ट में ये सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं कि इन्होंने डेज कितना कितना इंडिया में स्टे किया था। तो करंट ईयर के हिसाब से एक बार आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो करंट ईयर आपका 3 अप्रैल टू 11 जुलाई है। करंट ईयर आपका 3 अप्रैल टू 11 जुलाई है। तो एक बार देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे वो इंडिया में रहा होगा। ठीक है, तो डेज ऑफ स्टे कितना रहा होगा सर, डेज ऑफ स्टे कितना रहा होगा 3 अप्रैल टू 11 जुलाई। तो अप्रैल में थर्ड अप्रैल है, तो 30 डेज माइनस 2, तो 28 डेज अप्रैल में। ठीक है, 30 माइनस 2, तो 3 अप्रैल को इंडिया में स्टे किया, तो थर्ड को आप इंडिया में कैलकुलेट करेंगे, तो 28 डेज आप इंडिया में स्टे किए अप्रैल में, प्लस फिर मई, फिर जून और फिर 11, ये हो गया आपका 100 डेज। ठीक है, अब देखो 3 अप्रैल टू 11 जुलाई ऐसे करके यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 22 जून से 11 जुलाई। 22 जून में कितना डेज होता है 30 डेज। अगेन 30 में से 21 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सर 22 जून आप इंडिया में थे, तो 9 डेज आप जून में हो गए और 11 डेज आप जुलाई में हो गए, विच इज 20 डेज। 10 फेब से लेकर 26 मार्च, लीप ईयर नहीं है, 10 फेब से लेकर 26 मार्च, तो सर 10 फेब। अच्छा एक बार एक चीज समझ लेते हैं, लीप ईयर कैसे नहीं है सर, एक बार आप कौन से ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हो सर। मैं एक बार ये प्रीवियस ईयर 25-26 से बार मान लो, मैं 25-26 के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो लास्ट ईयर हो गया आपका 24-25, ये थोड़ा ध्यान दो, ये हो गया आपका 23-24। तो सर 2024 वॉज अ लीप ईयर, तो 2024 में आपका फेब्रवरी में 29 डेज था। ठीक है, 2024 में फरवरी में आपका 29 डेज था, क्योंकि 10 फरवरी अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर 2 था, तो 10 फरवरी 24 से आप 26 मार्च 2024 तक थे, तो 29 डेज ऑफ फरवरी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 29 डेज फरवरी का मानेंगे, उसमें से 9 आप माइनस कर दिए 20 फरवरी में, प्लस मार्च में 26, तो कितना हो गया 46 डेज। आप फरवरी में 46 डेज मतलब 23-24 में आपने 46 डेज स्टे किया। फिर यहाँ पर आ गया 7 सितंबर टू 26 मार्च, 7 सितंबर से 26 मार्च, तो सितंबर में 30 डेज होता है, -6 कर दिया, तो सितंबर में 24 डेज है, अक्टूबर में 31 डेज है, एक मिनट, हाँ अक्टूबर में 30, सितंबर में 30 -6 कर दिया, सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, फिर दिसंबर हो गया, फिर जनवरी हो गया, फिर फरवरी में 20 डेज 8 डेज हो गया, और मार्च में 26 डेज हो गया। तो ये अपना कितना हो गया सर 201 डेज, दिस इज 201 डेज। फिर 17 में से 30 सितंबर कैलकुलेट करेंगे,
31 डेज मई का -16 कर दिए, तो मई में कितना हो गया, 16 डेज हो गया, फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, और फिर 30 डेज सितंबर का हो गया। तो ये हो गया हमारा 137 डेज, हमने डेज कैलकुलेट कर लिया। शी इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, फॉर हर 182 डेज कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, बट शी इज नॉट फुलफिलिंग कंडीशन नंबर 1। सो नेक्स्ट कंडीशन बनता है 60 डेज, दैट इज मोर देन और इक्वल टू 60 डेज प्लस लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर। तो लास्ट 4 ईयर्स में कितना हुआ, 20 प्लस 46 प्लस 201 प्लस 137, ये आपको मिलाकर देता है 404 डेज। कितना देता है, ये आपको मिलाकर देता है 404 डेज। तो गाइज एकदम क्लियर है, करेंट ईयर 60 डेज और मोर, लास्ट 4 ईयर्स 365 डेज और मोर, तो आप इसको रेसिडेंट तो मानेंगे। अब अपने को ये चेक करना है कि आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है, तो उसके लिए आप लास्ट 7 ईयर्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, आपको क्या देखना है, लास्ट 7 ईयर्स देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाता है, देखो 20 प्लस 46 प्लस 201 प्लस 137, उसके बाद 100 100 100, तो कितना हो गया, 100 100 और 100, विच इज कमिंग टू हाउ मच, 704 डेज। तो सर इट इज, दे आर नॉट स्टेइंग फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो ये क्या बन गया मेरा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अपने क्या करेंगे, स्टेड इन इंडिया, स्टेड इन इंडिया for 60 days or more in preceding, in current year, and had stayed for 404 days in the preceding 4 previous years. Hence, he is a resident or she is a resident. Further, she had not stayed or she had stayed for less than 730 days in 7 preceding previous years. In 7 preceding previous years, hence she is said to be a resident, not ordinarily resident. ठीक है, तो करंट ईयर देख लिया और लास्ट 4 साल देख लिए, उसके हिसाब से रेसिडेंट हो गया। फिर आप आर एन ओ आर में आ गए, क्योंकि लास्ट 7 साल में आप 700 डेज स्टे किए हैं, तो सर वो डेफिनेटली 704 डेज स्टे किए, 730 से कम है, तो आप आर एन ओ आर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे। ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आ जाओ, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ यूएस बेस्ड कंपनी हेली लिमिटेड। हेली लिमिटेड एक यूएस बेस्ड कंपनी है, यानी ये एक नॉन रेजिडेंट है, तुमको दे दिया स्टेटस, क्वेश्चन में ही स्टेटस लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन एंटरिंग इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ₹5 lakh received from an Indian domestic company for providing technical know-how in India। हेली लिमिटेड को 5 लाख रुपीस मिला एक इंडियन कंपनी से फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया। तो ये जो कंपनी है, इसको जो इनकम मिल रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करो।
करेक्ट। 6 lakhs from an Indian firm for conducting the feasibility study for new project in Finland. The payment for the same was made in Finland. एक कंपनी है हेली लिमिटेड, उसको किसी इंडियन फर्म से 6 लाख मिला। पेमेंट करने वाला एक इंडियन रेसिडेंट जरूर है, बट वो जो पेमेंट अल्टीमेटली किया गया है दैट इज फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इन फिनलैंड, और इनकम रिसीव भी हुआ फिनलैंड में, तो दिस इनकम इज नॉट अक्रूड इन इंडिया। स्टूडेंट लोग ये समझ के अक्रू करा है तो गलत किया है। तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रेसिडेंट पे किए अल्टीमेटली किस चीज के लिए यूज किया है। तो अगर ये यूज किया है फॉर आउटसाइड इंडिया तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इंडिया के बाहर अक्रू किया जाएगा। तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। फोर लाख फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट फॉर यूज ऑफ अ पेटेंट फॉर अ बिजनेस इन इंडिया, टैक्सेबल हो गया। 8 lakhs from a non-resident Indian for use of know-how for a business in Singapore. Such amount was received in US. know-how भी यूज हुआ इंडिया के बाहर और रिसीव भी हुआ इंडिया के बाहर, नॉट टैक्सेबल। 10 lakh was for supply of manual and designs for business to be established in Singapore. No payment was made in India. तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। बट आपको रीजंस के साथ लिखना पड़ेगा, मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हर रीजन सेम है, ठीक है। सेक्शन याद है, सब सेक्शन याद नहीं है, कोई बात नहीं, सेक्शन लिख के आ जाओ, कुछ तो लिख दो यार, ठीक है। अब इसमें आ जाओ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये। सुनो, सिंपल लॉजिक है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में नहीं है, सर्विस रेसिपिएंट इंडिया में नहीं है, ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हो रही है। ये सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा अरे मैं तो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं था, मैंने तो इंडिया में काम ही नहीं किया, मैं तो इंडिया के बाहर काम किया हूं, आप क्यों मेरा अननेसेसरी इनकम टैक्स कर रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ में प्रोविजन आ गया। टेरिटोरियल नेक्सस से फर्क ही नहीं पड़ता बॉस, क्योंकि तुम जो सर्विस दे रहा है वो कहां यूज हो रहा है। भले सर्विस रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है बट वो अल्टीमेटली इसको यूज कर रहा है किसी इंडिया के प्रोजेक्ट में, या कोई तुम्हारा सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में, तो दिस इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। लॉजिक क्लियर है। तो इनकम डीम टू अक्रो राइज इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 3 इनकम्स के लिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। कितने इनकम्स के लिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। इनकम डीम टू अक्रो राइज इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट by way of interest, royalty, FTS is taxable in India irrespective of the territorial nexus, irrespective of the territorial nexus। जैसा भी आपका nexus हो does not matter, this income will be accrued in India कब, एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9(2), सेक्शन 9 चल रहा था, 9(1) चल रहा था, 9(2) के अंदर में एक्सप्लेनेशन आया that interest, royalty, FTS would be deemed to accrue rise in India irrespective of the fact whether or not the services are rendered in India। बहुत बड़ी बात है, तुम सर्विस इंडिया के बाहर प्रोवाइड किया है, ठीक है चलता है। नॉन रेसिडेंट हैज नॉन रेसिडेंट हैज रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंट हैज रेसिडेंस या प्लेस ऑफ बिजनेस या बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, मतलब बेसिकली चाहे उसका कोई कनेक्शन इंडिया में हो या नहीं हो, चाहे उसका प्लेस हो, देखो क्या लिखा है, वेदर और नॉट द नॉन रेसिडेंट हैज रेसिडेंस इन इंडिया, वेदर और नॉट द नॉन रेसिडेंट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, वेदर और नॉट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन इंडिया। तो इन दिस इफेक्ट the income by way of fee for technical services, interest or royalty from services utilized in India would be deemed to accrue rise in India in case of a non-resident and be included in his total income whether or not such services are rendered in India। Ultimately तुम्हें क्या चेक करना है कि ये यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है,
ठीक है, यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लो एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को लोन दे रहा है, लोन इंडिया के बाहर हुआ, इंटरेस्ट इंडिया के बाहर हुआ, वो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं है, बट वो दूसरा नॉन रेसिडेंट उसको लोन कहाँ यूज किया, इंडिया में किया, तो जिसके पास वो इनकम आ रहा है इंटरेस्ट का, वो इंडिया में क्या हो जाएगा, अक्रू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर राइट टू यूज सॉफ्टवेयर एक फॉरेन कंपनी दूसरे फॉरेन कंपनी को दे रहा है, दोनों इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ नहीं है, दोनों का कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है, बट कहीं ना कहीं से वो जो राइट टू यूज सॉफ्टवेयर है वो किसी इंडिया का कोई कनेक्शन से इंटर रिलेटेड है, कोई इंडिया में वो काम आएगा, इंडिया में यूटिलाइज होगा, तो अगेन दैट विल बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। आओ एक एग्जांपल देखते हैं, आप समझ जाएंगे इससे। मिस्टर जेड ने 15,000 यूरो दिया, ठीक है, मिस्टर जेड ने 15,000 यूरो दिया, किसको, मिस्टर सी एक नॉन रेसिडेंट को, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर प्रैक्टिसिंग इन श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है, स्पेशलाइज्ड इन लोन फाइनेंसिंग, ठीक है। तो मिस्टर जेड ने किसको पेमेंट किया, मिस्टर सी को पेमेंट किया 15,000 यूरो, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्पेशलाइज्ड लोन फाइनेंसिंग। द पेमेंट वाज मेड इन कोलंबो, इंडिया के बाहर हुआ। कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये कंसल्टेंसी किसी इंडियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इज दिस पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स, yes, because ultimately the service was utilized in India. Solution क्या है, a non-resident is chargeable to tax for income received outside India only if such income is deemed to accrue in India, as per the explanation provided that the income by way of fee for technical services for services utilized in India shall be deemed to accrue rise in India and included in the total income of the non-resident whether or not services were प्रोवाइडेड इन इंडिया। चाहे सर्विसेज तुम्हारा इंडिया में प्रोवाइडेड हो या नहीं हो, अल्टीमेटली यूटिलाइज हुआ इंडिया में, तो इनकम इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आप ये सारे सवाल कर पाएंगे। देखो ये सेम क्वेश्चन है। मिस विविता पेड अ सम ऑफ $5,000 टू मिस्टर कुला सेकरा, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो स्पेशलाइज्ड इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। पेमेंट कोलंबो में हुआ। कुला सेकरा इज अ नॉन रेसिडेंट, कुला सेकरा कौन है, नॉन रेसिडेंट है, जिसको फीस मिला है। Consultancy is related to a project in India with possible Ceylonese collaboration. Is this payment chargeable to tax in India in the hands of Kula Sekra since the services were used in India? Same answer है, सेम आंसर है। अरे बोलो, टैक्सेबल इन इंडिया, सेम आंसर। आपको रीजन के साथ लिखना पड़ेगा, एज इन पेज 21, सेम आंसर एज इन पेज 21, ठीक है। आपको पॉसिबल रीजन के साथ लिखना पड़ेगा। ये करते हैं। सोहम, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 20th अप्रैल। गाइस अपने को खाली करेक्ट आंसर नहीं निकालना, अपने को करेक्ट आंसर बहुत फटाफट निकालना है, ये अपना चैलेंज है, ठीक है। मिस्टर सोहम, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 20th अप्रैल फॉर द फर्स्ट टाइम to set up a software firm in Singapore. On 10th April 24, he entered into an agreement with LK Limited, an Indian company. On 10th April 24, he entered into an agreement with LK Limited, an Indian company. उसने एक अग्रीमेंट एंटर किया, सिंगापुर में चला गया वो, अब वो अग्रीमेंट एंटर कर रहा है एक इंडियन कंपनी के साथ, for transfer of technical documents and designs to set up an automobile factory in फरीदाबाद। ध्यान से सुनना, इंडियन सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑलरेडी इंडिया के बाहर चला गया है। अब तुमको आ गया ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, अब ये 24-25 में एलके लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट किया है फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइन्स की, यहां पर एक इंडिया में फैक्ट्री बैठाना है। ही रीच्ड इंडिया अलोंग विद हिज टीम टू रेंडर द सर्विसेज ऑन 15th मई। 15th मई को इंडिया आ गया वो, जो 2022 में गया था, एंड वॉज एबल टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट ऑन 20th August. He left for Singapore on 21st August. तो इंडिया में कब तक था वो, 15th मई से 21st August था। He charged 50 lakhs
फॉर हिज सर्विसेज फ्रॉम एलके लिमिटेड। एलके लिमिटेड से वो 50 लाख रुपीस चार्ज किया फॉर दिस असाइनमेंट। आपको सबसे पहले सोहम का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। दूसरा बात, आपको एक्सप्लेन करना है एज टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फीस जो कि वो एलके लिमिटेड से चार्ज किया है। तो दो अलग अलग पार्ट हो गया। तुम रेसिडेंशियल स्टेटस तो आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लो। निकल गया। इजी है स्टेटस निकालना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम्म। हर बार। आपको नॉन रेसिडेंट भी बोल दो तो सब हो जाएगा। नाइन्टी नाइन डेज है। करंट ईयर में इंडिया विजिट किया है। भले इंडियन सोर्स्ड इनकम मान लो 50 लाख से ज्यादा है, सॉरी 15 लाख से ज्यादा है, बट कम से कम 120 डेज तो स्टे करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट आंसर। और ये 50 लाख इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, यस, बिकॉज दिस इनकम which is arising from transfer of technical documents and designs, this was ultimately utilized for a business carried out in India, and hence this income will be deemed to accrue rise in India, which makes this income taxable in the hands of Soham.
हमेशा आंसर को ना अंडरलाइन कर दिया करो, एग्जामिनर का फोकस उसी में जाता है। ठीक है, दिस मेक्स द चैप्टर ओवर। खाली एक पार्ट अपना बचा हुआ है, वो पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है। इसको फाइनल में जनरली डील किया जाता है, बट इंटरमीडिएट में भी है, तो एक बार उसको खाली थ्योरेटिकली आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, बट आज तक एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, अपने प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, अपने इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी कर चुके हैं। तो आइए, लेट्स फिनिश द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर। अपना प्रॉब्लम्स भी सब कुछ सॉल्व हो चुका है। देखो, इनकम डीम टू अक्रो राइज इन इंडिया, जब अपने सेक्शन 9 स्टार्ट किए थे, तो सेक्शन 9 में ये सारे इनकम्स अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दैट दीज आर द इनकम्स व्हिच आर डीम टू अक्रो राइज इन इंडिया। अपना ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। Section 9 of the Act provides that certain types of income is deemed to accrue rise in India, even though they may accrue arise outside India. Although इसकी इनकम इंडिया के बाहर अराइज हो रही होगी, बट कुछ कुछ इनकम्स है जिसको इंडिया में अक्रू माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कौन कौन से इनकम है? इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम any asset or source of income in India, through or from transfer of a capital asset situated in India। यानी तुम सोचो, एक एनआर है बेटा, उसका कोई तरह से इनकम इंडिया के बाहर आ रहा है, बिजनेस इनकम, बट उस बिजनेस इनकम का कहीं ना कहीं कनेक्शन इंडिया भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि भाई ये जो बिजनेस इनकम तुम इंडिया के बाहर कमा रहे हो, उसका कनेक्शन इंडिया में है, तो ये इनकम, बिजनेस इनकम जिसका कनेक्शन इंडिया में है, टू दैट एक्सटेंट वो बिजनेस इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बिजनेस कनेक्शन के थ्रू बिजनेस इनकम नॉन रेजिडेंट का इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होगा? दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। कोई भी असेट अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में, वो असेट इंडिया में है, एक नॉन रेजिडेंट का प्रॉपर्टी लंदन में, एक नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है, उससे कोई भी इनकम आ रहा है, दैट विल बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके अगर इनकम आ रहा है इंडिया में, दैट विल आल्सो बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। तो आइए अब अपने स्टार्ट करते हैं बिजनेस कनेक्शन मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस कनेक्शन? तो बिजनेस कनेक्शन, अगर मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, बिजनेस कनेक्शन 4 मेन तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अगर आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, अगर आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, इसका मतलब आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। अगर आपका इंडिया में कोई एजेंट है जो आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है, इसका मतलब आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। अगर आपका इंडिया में कोई स्टॉकिस्ट है जो रेगुलरली गुड्स आपके बिहाफ में गोडाउन में डिलीवर करता है, इसका मतलब आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। अगर आपके बिहाफ में इंडिया में कोई हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, मतलब आपका बेसिकली जीरोक्स कॉपी है, आप इंडिया में नहीं हो बट आपने उसको अथॉरिटी देकर रखा है कि तुम मेरे बिहाफ में ऑर्डर सिक्योर कर,
और खाली मेरे लिए कर, इसका मतलब ही इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू। इसका मतलब आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट ये देखती है कि उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में किस एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस है। अगर इंडिया में इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस से वो प्रॉफिट्स इंडिया के बाहर जो कमा रहा है, उस एक्सटेंट तक हम इंडिया में बिजनेस कनेक्शन मान के उसको टैक्सेबल कर देंगे। यानी बिजनेस कनेक्शन लाए एनआरस का पीजीबीपी इनकम को टैक्स करने के लिए। बिजनेस कनेक्शन लाए नॉन रेसिडेंट का बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा सके और उनका इनकम इंडिया में टैक्सेबल किया जा सके। तो आओ एक बार टेक्निकली इसको समझ लेते हैं, बस इससे ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। Normally, business income would accrue at a place where the business is carried on, but income from business connection in India would be taxable। मतलब सर बिजनेस कनेक्शन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिजनेस इंडिया में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर वो टैक्स पेयर का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है और बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस कनेक्शन इनकम इज एक्चुअली अराइजिंग इवन आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। That will be taxable in India. This will be deemed to accrue or arise in India. तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन इन्वॉल्व्स अ रिलेशन बिटवीन अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द नॉन रेसिडेंट व्हिच यील्ड्स इनकम एंड सब एक्टिविटी इन इंडिया व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द अर्निंग ऑफ दिस इनकम। मतलब तुम सोचो नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर अपना फुल फ्लेजेड बिजनेस कर रहा है, बट उसमें से कुछ एक्टिविटी इंडिया में भी हो रहा है जो उस इनकम को कमाने में हेल्प कर रहा है, जो उस इनकम को कमाने में हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट बोलेगा जो वो एक्टिविटी आप इंडिया में कर रहे हो, पूरा तो नहीं कर सकता ना, मान लो 90% चीज इंडिया के बाहर हो रहा है, बट 10% एक्टिविटी इंडिया के अंदर हो रहा है जिसके वजह से वो 100% कंप्लीट कर पा रहा है और वो इनकम इंडिया के बाहर कमा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया तुम जितना इनकम कमा रहे हैं ना, उसका 10% वेटेज तुमको इनकम इंडिया में टैक्सेबल करना पड़ेगा। यानी व्हाट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेड टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। मतलब पूरा इनकम तो टैक्स नहीं कर सकते, जितना पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी तुम्हारा इंडिया में कैरिड आउट हुआ है उस बिजनेस कनेक्शन का, उतना पोर्शन तुम्हारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सर अब आप हमको बताओ कि अल्टीमेटली एग्जाम में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, एग्जाम में आ सकता है कि बताओ मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन इस तरीके से हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सप्लेनेशन टू मीनिंग बोलता है बिजनेस कनेक्शन का, बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड थ्रू अ पर्सन, यानी मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, मैं किसी के थ्रू वो एक्टिविटी कर रहा हूं, एंड दैट पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट एंड हु परफॉर्म्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब इनमें से कोई भी फंक्शन कैरी आउट किया जा रहा है। पहला, दैट पर्सन through whom the activity is being taken place, he has an authority, he should have an authority which is habitually समझ में आ रहा है, frequently, एक दो बार नहीं, habitually, habit में है उसका, he exercises in India क्या, to conclude contracts, contracts को execute करना on the behalf of non-resident, he habitually conclude contracts on behalf of non-resident और हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लेस प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। खुद नहीं कर रहा है बट उसकी अहम भूमिका है, उसकी मेन रोल है जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो पा रहा है बाय दैट नॉन रेसिडेंट। या तो खुद कंक्लूड कर रहा है या खुद नहीं कर रहा है तो करवा रहा है। ही प्लेज अ प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेसिडेंट के नाम पे एंटर हो रहा है, सो दैट पेमेंट एंड ऑल नॉन रेसिडेंट करेगा इंडिया के बाहर से। यार ऐसे तो कोई भी इंडिया में टैक्स इवेट कर लेगा, इंडिया के बाहर रहेगा, सारा काम नॉन रेसिडेंट जो है रेसिडेंट के थ्रू कराएगा, एजेंट्स के थ्रू कराएगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेसिडेंट के नाम पर है, प्लस नॉन रेसिडेंट इज समवेयर डीलिंग विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप or granting of some right to use property owned by that non-resident or that non-resident has right to use। मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या तो आप कुछ ले सकते हो या तो आप कुछ दे सकते हो। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में नॉन रेसिडेंट का ही ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, या नॉन रेसिडेंट कुछ ले रहा है, राइट टू यूज ले रहा है, राइट टू यूज दे रहा है, जो भी हो रहा है नॉन रेसिडेंट का हो रहा है, या नॉन रेसिडेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
जो भी कर रहा है नॉन रेसिडेंट कर रहा है, यानी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए नॉन रेसिडेंट, लेकिन इसको कंक्लूड किया है दैट पर्सन थ्रू हुम ऑन हुज बिहाफ नॉन रेसिडेंट इज एक्टिंग। तो नॉन रेसिडेंट should basically involve in this kind of activity through a person where that person has habitually exercised in India, concluding contracts or leading to play an important crucial role heading to concluding contracts. Where the contract is entered into the name of the non-resident, where the contract is entered for providing services by that non-resident, where that contract is entered for transfer of any kind of ownership or for granting any right to use or any property owned by that non-resident. जो भी कर रहा है नॉन रेसिडेंट कर रहा है, खाली बेसिकली जो एजेंट है उसके थ्रू कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इफ ही हैज नो सच अथॉरिटी, इफ दैट पर्सन हैज नो सच अथॉरिटी बट सर वो नॉन रेसिडेंट का सारा स्टॉक इंडिया में मेंटेन करता है, he habitually maintains in India stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods on behalf of the non-resident। मतलब उसका मान लो कुछ वेयर हाउस है, उसका एक गोडाउन है, वो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में परचेज कर रहा है, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में सेल कर रहा है और उससे कोई कमीशन मिल जा रहा है, तो कौन बोलता है नहीं ये भी बिजनेस कनेक्शन है। अगर आप हैबिचुअली उसके लिए स्टॉक मेंटेन कर रहे हो and on his behalf you are regularly delivering the goods, this means that it is also connected to be a business connection। ये छोड़ो, आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो, यू आर एक्चुअली फाइंडिंग कस्टमर्स, आप उसका एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। एंड नॉट ओनली आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि एडवर्टाइजिंग सबके लिए, जैसे मान लो इंडिया में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो सबके लिए करता है, उसके लिए कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इंडिपेंडेंट है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट ये जो पर्सन है ये मेनली होली किसके लिए कर रहा है, नॉन रेसिडेंट के लिए कर रहा है, मतलब ये नॉन रेसिडेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी नॉन रेसिडेंट जैसे बोलेगा वैसे करेगा, तो कहीं ना कहीं नॉन रेसिडेंट ही तो कर रहा है इंडिया में। तो वो जो इनकम इंडिया के बाहर राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स विच इज बीइंग सिक्योर्ड इन इंडिया, बिकॉज तुम बताओ अगर इंडिया में सिक्योर हो रहा है ऑर्डर, उसको पेमेंट तो इंडिया के बाहर मिलेगा, रिसीव इंडिया के बाहर हो रहा है, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल कैसे होगा, बिकॉज ऑफ दिस। Because of this, that section 9 बोलेगा नहीं, this is a kind of business connection established in India and this is deemed to accrue or rise in India to a kind of activity where the orders is secured mainly or wholly for the non-resident or for non-resident under the same management or for non-resident under the same management। मतलब तुम समझो आज एक ग्रुप कंपनी है, ग्रुप कंपनी का इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस होता है। आज ये जो इंडिया में पर्सन एक्ट कर रहा है वो अलग अलग नॉन रेसिडेंट के लिए कर रहा है, बट वो सेम मैनेजमेंट के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है, सेम मैनेजमेंट के लिए कर रहा है, तो भी चलेगा। वो सेम मैनेजमेंट के लिए कर रहा है, अंडर सेम ग्रुप कंपनी कर रहा है, तो भी चलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सर किसी और एक्सटर्नल पार्टी के लिए नहीं कर रहा ना, बस चलेगा। हाँ, अगर वो उसका एक बिजनेस है कि वो अलग अलग लोगों के लिए करता है, तो भाई तब ये नहीं मान सकते आप बिजनेस कनेक्शन। यार मैं तो एक एडवर्टाइजिंग करा रहा हूं इंडिया में, तो इसका ये थोड़ी ना कि सारा सारा इनकम तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम वो एक्टिविटी जो इंडिया में करवा रहे हो उस पर्सन के थ्रू, अगर वो ही खाली तुम्हारा एक्टिविटी कर रहा है और वो किसी का नहीं कर रहा है और कर भी रहा है तो सेम मैनेजमेंट में जो नॉन रेसिडेंट है उसका कर रहा है, तब गवर्नमेंट बोलता है चलेगा, तब बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट एक्स, मिस्टर इंडिया में नॉन रेसिडेंट एक्स के बिहाफ में एक्ट कर रहा है, ऑर्डर सिक्योर करता है, ऑर्डर सिक्योर कर रहा है फॉर नॉन रेसिडेंट वाई, दूसरे के लिए भी ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। बिजनेस कनेक्शन इज इनडायरेक्टली स्टैब्लिश्ड फॉर मिस्टर वाई इफ एक्स इज कंट्रोल्ड बाय वाई, मतलब एक्स और वाई अगर दोनों सेम मैनेजमेंट में हैं तो भैया बिजनेस कनेक्शन वाई का भी मान लिया जाएगा। और इफ मिस्टर वाई इज कंट्रोल्ड बाय एक्स, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं या दोनों एक कॉमन कंट्रोल में, मतलब दोनों रिलेटेड पार्टीज है, दोनों रिलेटेड पार्टीज है, तो भी उनका बिजनेस कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। सर व्हेन डू यू से दैट एजेंट का इंडिपेंडेंट स्टेटस है या एजेंट का इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं, अपने ऑलरेडी एक लॉजिक ले चुके हैं कि सर अगर कोई आपका बिजनेस, कोई अपना बिजनेस एक नॉर्मल कोर्स में कर रहा है, वो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है, मींस दैट एजेंट इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। इफ अ नॉन रेसिडेंट कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू अ ब्रोकर, थ्रू अ एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर आप नहीं बोल सकते कि उसका इनकम इंडिया में अक्रू होगा या उसका इनकम बिजनेस कनेक्शन के थ्रू है, बिकॉज
वो जो पर्सन कैरी आउट कर रहा है, नॉन रेसिडेंट कैरी आउट कर रहा है थ्रू अ पर्सन, ही इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस. एजेंट विल बी डीम्ड टू हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस where he does not work mainly or wholly for a non-resident and not where he works mainly or wholly on behalf of such non-resident. वो mainly और wholly उसके लिए काम नहीं कर रहा है, वो सबके लिए काम करता है, उनमें से एक non-resident है. तो we'll call that agent as a agent having independent status. बात क्लियर हुई? फिर हम उसको मानेंगे कि वो पर्सन है एजेंट जिसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, बिकॉज ही इज नॉट मेनली वर्किंग ओनली फॉर दैट नॉन रेसिडेंट. वेदर इंटायर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट. मान लो कि बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश भी हो गया, तो 100% इनकम मेरा नॉन रेसिडेंट का इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. मैंने बताया 90-10 का रेशियो. 90% एक्टिविटी इंडिया के बाहर हुआ है या 60% एक्टिविटी इंडिया के बाहर हुआ है, 40% इंडिया में हुई. सर ये कौन डिसाइड करेगा? ये असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा. ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या, उसमें से कितना पार्ट ऑफ ऑपरेशंस तुम्हारे इंडिया में हुआ है, उतना ही इनकम तुम्हारा वो बिजनेस इनकम इंडिया में अक्रू माना जाएगा. तो only so much of the income as attributable to the operations carried out in India will be deemed to accrue or arise in India. Will be deemed to accrue or arise in India. बात समझ में आई? इनफैक्ट ये सब में, इन सब में जहां जहां हमने बात किया प्रिंसिपल लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, अरे भाई एक नॉन रेसिडेंट अपने बिजनेस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटर करता है. जरूरी थोड़ी ना कि सारा कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में हुआ है, उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मान लो इंडिया में हुआ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया के बाहर हुआ है. तो ये सब सिचुएशंस में हम बात कर रहे हैं वेयर अ बिजनेस इज कैरिड ऑन थ्रू पर्संस रेफर्ड इन ए बी और सी. ए बी सी मतलब ये वाला, ये थ्रू एजेंट्स. only so much of the income attributable to the operations carried out in India shall be deemed to accrue or arise in India. जो इतना ऑपरेशंस, जितना इनकम एट्रीब्यूटेबल है, उतना ही इनकम आप इंडिया में डीम टू अक्रू कर सकते हैं. तो ये था बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन, जिसमें 3 पार्ट्स थे. चौथा चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये था एक्सप्लेनेशन 2. चौथा चीज जो बेटा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो है एक्सप्लेनेशन 2 कैपिटल ए. यहां पे इन्होंने एक वर्ड ले आया, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. ये हुआ पूरा आईटी बेस्ड, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड. जरूरी नहीं है कि तुम कोई एनआर किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा फिजिकली, नहीं, जरूरी नहीं है. वो इंडिया को एज अ पोटेंशियल टारगेट मार्केट रिसर्च कर रहा है, और वो मार्केट सर्वे कर रहा है, वहां पे यूजर्स को टारगेट कर रहा है अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. सारा प्रॉफिट्स इनकम इंडिया के बाहर अराइज हो रहा है, बट मार्केट कौन है? इंडिया है. अल्टीमेटली कस्टमर कौन है? इंडिया है. पैसा किसका है? इंडिया का पैसा है, और वो जा रहा है इंडिया के बाहर और बिना टैक्स दिए जा रहा है. नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है. तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इस बात को इंश्योर करता है कि अगर किसी भी एनआर का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट नथिंग बट अ बिजनेस कनेक्शन ओनली. और उसके वजह से अगर वो इनकम इंडिया में कमा रहा है, या इंडिया उसके वजह से अगर उसकी इनकम इंडिया के बाहर आ रही है, तो दैट इनकम विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. वो इनकम क्या होगा? डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. तो देखो, 2 तरीके से इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं. एक होगा आपका कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग द बिजनेस एक्टिविटीज एंड यू आर एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद यूजर्स इन इंडिया थ्रू डिजिटल मींस. जैसे मान लो तुम्हारा एक टारगेट नंबर ऑफ डेटाबेस है तुम्हारे पास, कि इंडियन यूजर्स को हमको इतना मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है. सपोज मान लो ये आप मूवी एप्स देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, ठीक है, ये फॉरेन कंपनीज का जो एप्स है जो इंडिया में चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, और उसके थ्रू आप सर्विसेज यूज कर रहे हो. तो अगर मैं सिस्टमैटिकली सॉलिसिट कर रहा हूं बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंडियन ऑडियंस एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद देम थ्रू डिजिटल मींस, मेरे को फिजिकली वहां आने का जरूरत नहीं है, एंड द टारगेट शुड बी एटलीस्ट 3 लाख यूजर्स. इसका कंडीशन क्या है? द टारगेट शुड बी एटलीस्ट 3 लाख यूजर्स. इफ दैट सो, it means that I am having a significant economic presence in India, और उस प्रेजेंस से मेरा जो भी इनकम इंडिया में एट्रीब्यूट हो रहा है, से मेरा जो भी इनकम इंडिया में एट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया, टू दैट एक्सटेंट माय इनकम विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. अगर मेरी टारगेट किया 3 लाख यूजर्स को एटलीस्ट, सिस्टमैटिकली सॉलिसिट किया बिजनेस एक्टिविटीज विद यूजर्स थ्रू डिजिटल मींस, तो मेरी इनकम इंडिया में अक्रू मानी जाएगी अगर वो टारगेट 3 लाख से ज्यादा है. दूसरा बात, ये तो आप कर रहे हैं सॉलिसिटिंग थ्रू डिजिटल मींस. सर काफी बार होता है कि आप डेटा डाउनलोडिंग करवाते हो. क्या करवाते हो? डेटा डाउनलोडिंग करवाते हो या सॉफ्टवेयर यूज करवाते हो अपना इंडिया में. तो फॉर एनी गुड्स, फॉर एनी सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा,
डेटा मतलब इंटरनेट, ठीक है, डेटा डाउनलोड करवाना या सॉफ्टवेयर डाउनलोड या सॉफ्टवेयर यूज करवाना अपने इंडिया में, अगर उसका एग्रीगेट पेमेंट आपको मिल रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ज्यादा, आपको इंडिया में जो भी पेमेंट आप इंडिया से पेमेंट रिसीव कर रहे हो इंडिया के बाहर, वो 2 करोड़ से ज्यादा पेमेंट रिसीव कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस क्या है, थ्रू डिजिटल मीन्स 3 लाख से ज्यादा, और डेटा डाउनलोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूसेज का जो आप चार्जेस रिकवर कर रहे हो इंडियन मार्केट से, वो 2 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो। इसका मतलब आपका इंडिया में एक सिग्निफिकेंट मार्केट बन चुका है, और उस मार्केट से, उस इकोनॉमिक प्रेजेंस से जो भी एट्रीब्यूटेबल इनकम है टू ऑपरेशंस इन इंडिया, दैट इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू। तो ये एक्चुअल में एक तुमको क्राइटेरिया बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, टू दैट एक्सटेंट आपका इनकम इंडिया में अक्रू माना जाएगा सर। अब ये भी चीज क्लियर हो गया, एकदम एकदम क्लियर हो गया। द अबव ट्रांजैक्शंस एक्टिविटी शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट कितना, वेदर और नॉट, समझ में आया, चाहे तुम ये अग्रीमेंट इंडिया के बाहर एंटर किया हो या इंडिया में एंटर किया हो, चाहे तुम्हारा कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, चाहे तुमने इंडिया में सर्विस रेंडर किया कि नहीं किया, याद है टेरिटोरियल नेक्सस पॉइंट, याद है टेरिटोरियल नेक्सस विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस। तुम इंडिया में फिजिकली जा नहीं रहे हो, तुमने इंडिया में कोई एग्रीमेंट एंटर किया नहीं है, तुम्हारा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तुम कोई सर्विस भी इंडिया में नहीं दे रहे हो, फिर भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हो सकता है अगर तुम डिजिटल मीन्स के थ्रू यहाँ पर गए, ठीक है, तुम डेटा डाउनलोड करवा लिए, तुम सॉफ्टवेयर यूज करवा लिए। बट अल्टीमेटली कितना इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में, जितना इनकम आपने एट्रीब्यूट किया है टू द ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज रेफर्ड अबव shall be deemed to accrue or rise in India where a business connection is established by the reason of significant economic presence। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि अगर आपका significant economic presence इंडिया में establish हो भी जाता है, तो उतना ही income which is attributable to the transactions or activities which is actually कैरिड इन इंडिया, मतलब जो अल्टीमेटली एक्टिविटीज इंडिया में कैरी आउट हो रहा है, जो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शंस इंडिया में कैरी आउट हो रहा है, टू दैट एक्सटेंट ओनली जो इनकम होगा वो इंडिया में क्या होगा, टैक्सेबल होगा सर, ठीक है। अभी रिसेंट में अभी अमेंडमेंट आ चुका है सर, ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था इनकम नॉट टू डीम्ड इन अक्रू इन इंडिया में, कि अगर आप परचेज कर रहे हो इंडिया में जस्ट फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, टू दैट एक्सटेंट you will not be constituting that your income is deemed to accrue or rise in India। मतलब पॉइंट यहां पर यह है कि ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आप इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रहे हो जस्ट फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, टू दैट एक्सटेंट योर ट्रांजैक्शन विल और एक्टिविटी विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। मतलब एक सिचुएशन को गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से भी आउट कर दिया, बिजनेस कनेक्शन से तो ये आउट था ही, लेकिन अब इनको गवर्नमेंट ने जो है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से भी आउट कर दिया, दैट इफ योर एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस इज कन्फाइंड टू purchase of goods in India for the purpose of export, that will constitute, I mean that will not constitute significant economic presence in India, ठीक है। और ये जो भी अपने एक्टिविटीज पढ़े हैं सर, इसमें जितना एक्टिविटीज आपका इंडिया में एट्रीब्यूटेबल हो रहा है, in that case where business is having a significant economic presence in India, तो only that much attributable income will be deemed to accrue or arise in India। तो ये बात जो है अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने एक पॉइंट आपको जानबूझ के छुड़वाया था बिकॉज ये बिजनेस कनेक्शन वाले पॉइंट से मिस आउट था, ये बिजनेस कनेक्शन वाले पॉइंट से मिस आउट था। अब आप समझ सकते हो, बार बार मैं एक चीज को बोल रहा हूं, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया, ठीक है, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया, उतना टैक्सेबल है। अब तुम मुझे एक बात बताओ गाइस, बोलना बहुत ईजी था कि 90% ऑफ द एक्टिविटी इंडिया में बाहर हुआ है, 10% इंडिया में हुआ है, यार ये तो तुमने निकाला है, बट बहुत सारे बिजनेसेस में निकाला नहीं जा सकता कि कितना परसेंटेज तुम्हारा इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी था, कौन सा एक्टिविटी इनकम प्रोड्यूसिंग नहीं था। सारा एक्टिविटी थोड़ी ना इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होता है, कुछ एक दो एक्टिविटी तुमने कर लिया इंडिया में, उसके वजह से बिजनेस कनेक्शन नहीं आएगा। हाँ, कुछ रीजनेबल तुमने एक्टिविटी किया इंडिया में जिसके वजह से वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी बना और वो इंडिया के बाहर प्रॉफिट कमाने में हेल्प किया, तो ये चीज डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा कोई ऑपरेशंस नहीं समझ में आ रहा है विच हैज बीन कैरिड आउट इन इंडिया, वो ये नहीं एट्रीब्यूट कर पा रहा है एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के हेल्प से, ये आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाया जाएगा फाइनल लेवल पे, वो नहीं निकाल पा रहे कि कितना लेवल ऑफ इनकम मैंने इंडिया में उसका एट्रीब्यूट हो पा रहा है, वो अगर नहीं एसरटेन कर पा रहा है तो वो इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगा, वो इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगा अगर वो ये चीज एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है।
आई रिपीट, अगर वो चीज एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो वो इनकम इंडिया में जो है एट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में डिजिटल मॉडल है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन पता चल जाएगा, वहां पे आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ फिजिकल मॉडल है, जहाँ फिजिकल एजेंट बैठे हैं, जहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर सिक्योर किया जा रहा है, जहाँ पे तुम्हारा गुड्स की स्टॉक मेंटेन की जा रही है, वहां पे डिफिकल्ट हो सकता है कि आई एम अनएबल टू डिटरमाइन द दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच कैन बी रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल। तो अगर ऐसा है तो सर आपको फिर ये वाला सिचुएशन के केस में ये वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, अगर आप उसको रीजनेबली एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। फाइनली गवर्नमेंट ने रीजनेबली एट्रीब्यूट का इनकम का भी डेफिनेशन दिया है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। नाउ एक बार समझो, मैं आपको जो भी पढ़ा है उसको एक बार अपने वर्ड से पढ़ते हैं। बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। ठीक है, उस बिजनेस का जिसका सारा ऑपरेशंस इंडिया में नहीं हुआ है। इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो कोई बिजनेस का 100% इंडिया में ऑपरेशन है, तब तो इजी है, पूरा 100% आप एट्रीब्यूट कर दो। बट जिसका एट्रीब्यूटेबल नहीं है, then the income of the business deemed to accrue rise in India shall be solely such part of the income as is reasonably attributable to the operations carried out in India. Only so much of the income which is reasonably attributable to the operations carried out in India. Therefore, it follows that such part of the income which cannot be reasonably attributed to the operations in India is not deemed to accrue or arise in India. जो रीजनेबली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप इंडिया में, आप उसको इंडिया में अक्रू भी नहीं कर सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट करना, समझ में आ रहा है? अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस को इंडिया में एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो उसका इनकम भी इंडिया में अक्रू नहीं हो सकता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ दोज बिजनेसेस जिसकी बिजनेस कनेक्शन है बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। मतलब ये वाला, अगर आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के वजह से अगर बिजनेस कनेक्शन है तो फिर आपके ऊपर ये फर्स्ट वाला क्लॉज जो है एप्लीकेबल नहीं है। सर अब लास्ट में ये समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन 2A के बाद 3 के बाद 3A। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडियन ऑपरेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडियन ऑपरेशंस? तो सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट बोलता है एडवर्टीजमेंट, सेल ऑफ डेटा यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया, sale of goods and services using data collected using IP address in India। ये तीन चीज मार्क कर लेंगे। इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडियन ऑपरेशंस। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, it is declared that the income attributable to the operations carried out in India shall include income from such advertisement which targets a customer who resides in India or a customer who access the advertisement through IP address। सिंपल सा बात है, मान लो मैं कोई एड चला रहा हूं और वो एड कोई इंडियन ऑडियंस देख रहा है, या एड कोई इंडियन ऑडियंस एक इंडियन आईपी एड्रेस से देख रहा है, या कोई भी ऑडियंस इंडियन आईपी एड्रेस से देख रहा है। समझो आज मैं कोई एड चला रहा हूं, उससे मेरे को इनकम हो रही है, बट वो एड अल्टीमेटली डिसेमिनेट किधर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। कैसे पता चला? या तो उसको कोई इंडियन एड्रेस से देखा जा रहा है जो कस्टमर इंडिया में रहता है, या तो उसको कोई भी देख रहा है एक इंडियन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पता है सर? कोई भी कंप्यूटर आप चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, अभी इनफैक्ट अभी जो सिस्टम में आप क्लास देख रहे हो विंडोज में, उसका भी एक आईपी एड्रेस है। आप कभी सुने हो टीम व्यूअर? सुने हो आप? तो टीम व्यूअर ये सब लोकेट कैसे करते हैं, अपने एक दूसरे का सिस्टम एक्सेस कैसे करते हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू, जिसको अपने बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। वो आईपी एड्रेस इंडिया का है। तो एडवर्टीजमेंट जो कस्टमर टारगेट कर रहा है इंडिया को, या फिर एक ऐसे कस्टमर को जो वो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं थ्रू आईपी एड्रेस इन इंडिया, तो ये भी आप मान लोगे कि ये भी एक इंडियन ऑपरेशन है, इससे जो इनकम होगा ये इंडिया में एट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरी बात, डेटा बेचना, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया, और अल्टीमेटली उसका इंटरनेट कंजम्पशन हो रहा है इन इंडिया, अल्टीमेटली उसका इंटरनेट कनेक्शन कंजम्पशन हो रहा है। बेसिकली ही यूजेस आईपी एड्रेस फ्रॉम आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। या तो इंडिया में रह रहा है, या तो एनी पर्सन जो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज करके डेटा परचेज कर रहा है। तीसरी बात, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचा जा रहा है यूजिंग इंटरनेट, डेटा कलेक्टेड मतलब यूजिंग इंटरनेट, सेम from any person who resides in India or from a person who uses
आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, मतलब तुम समझो अगर मैं ऑनलाइन भी सेल कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका आईपी एड्रेस इंडिया के लोकेटेड है, कस्टमर का आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड है, तो मतलब ये इनकम कहां से आया है, ये रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल है टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। मतलब तुम सोचो कोई कंपनी का जो सेल होता है, कोई कंपनी का अगर ये निकाला जाता है कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है कि नहीं, उसका बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं, तो इतना इन डेप्थ स्टडी होता है कि उनके कितने कस्टमर्स इंडिया के हैं, उनके कितने कस्टमर्स इंडिया के हैं, किस किस मींस के थ्रू गुड्स खरीदे हैं, तो उसमें जो इंडियन आईपी एड्रेस आएगा वो इंडियन ऑपरेशंस माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस इन इंडिया, तो ये तीन एक्टिविटी भी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इंडियन ऑपरेशंस में ऐड हो जाएगा सर। एंड ये सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा इवन फॉर केस जहां पे हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का बात किए थे। Provision will also be applicable to those income attributable to the transactions referred to in explanation 2। explanation 2 क्या है? significant economic presence। इसको एक बार एकदम क्विक रीडिंग कर लीजिएगा, एकदम क्विक रीडिंग कर लीजिएगा, कोई भी चांस नहीं है कि ये आपके एग्जाम में आएगा, बट पढ़ के तो जाना पड़ेगा क्योंकि एक बार तो सर हम लोग के सिलेबस में है, तो वी नीड टू चेक इट आउट। अगर आपको याद हो गए, फर्स्ट पॉइंट था जो मैं पढ़ाया था, इनकम नॉट रिडीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया में। सेकंड पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परचेज फॉर एक्सपोर्ट। थर्ड, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया। फोर्थ, शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स इन इंडिया। फिफ्थ, एक्टिविटीज ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स। तो ये 5 सिचुएशन है जहां पे इनकम डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, बिजनेसेस जिसका सारा ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट नहीं हुआ है, तो इफ ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, देन सच पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज रीजनेबली, ओनली सच पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू कैरिड आउट इंडिया, खाली वही आपके इंडिया में टैक्सेबल होगा, वरना और कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब अगर कोई इंडियन ऑपरेशन से आप इनकम एट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपका ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा सर। ठीक है, तो ये था अपना बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट। एक बार गाइस सेक्शन 7 भी आ जाओ, ठीक है, एक बार बता देता हूं आपको शॉर्ट में। इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, ये पूरा सैलरी का पॉइंट है, इसमें 3 पार्ट तो सैलरी ही है। ठीक है, कौन कौन सा इनकम हमेशा इंडिया में ही रिसीव मानोगे, भले तुमको कहीं पे भी रिसीव हो। एक बेटा इंडिया में प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तुमको सैलरी में पढ़ाया जाएगा। तो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड में क्या होता है ना, जैसे प्रोविडेंट फंड इज लाइक अ अकाउंट ऑफ योर्स। जब तुम जॉब में जाओगे तो तुम्हारा इंप्लॉयर क्या करेगा, उस प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा, वो भी तुम्हारा सैलरी है, वो भी तुम्हारा क्या है, सैलरी। तुमको बैंक अकाउंट में पैसा नहीं देके प्रोविडेंट फंड में भी पैसा देगा। तो जो भी कंट्रीब्यूशन तुमको प्रोविडेंट फंड में आता है ना, मान लो कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है, मान लो वो क्या हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है। अब तुम चाहे फॉरेन एम्प्लॉय हो, चाहे तुम इंडियन एम्प्लॉय हो, कहीं के भी एम्प्लॉय हो तुम, मान लो तुम्हारा आरपीएफ में कोई पैसा आ गया, भले तुम आरपीएफ से उसको अपने बैंक अकाउंट में फॉरेन में ले गया, बट है वो कौन सा इनकम, एक बार अगर तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में पैसा आ गया, इसका मतलब वो इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है। सिंपली पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट क्या करता है या कोई भी अदर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा पेंशन स्कीम स्टार्ट कर देता है। तुमको पेंशन नहीं देके ऐसे तुम्हारे पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और पेंशन स्कीम तुम्हारा इन्वेस्टेड होता है, पेंशन स्कीम से तुमको रिटर्न आता है, जब तुम रिटायर होते हो तब तुमको पेंशन स्कीम का पैसा अपने आप तुम विड्रॉ कर सकते हो। तो पेंशन स्कीम में भी जो भी कंट्रीब्यूशन जाएगा वो मान लिया जाएगा कि वो इनकम इंडिया में ही रिसीव हुआ है। प्रोविडेंट फंड बहुत तरीके के होते हैं, एक प्रोविडेंट फंड होता है अनरिकग्नाइज्ड और एक होता है रिकग्नाइज्ड। तो जब भी कोई पैसा तुम ट्रांसफर कर रहे हो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो अल्टीमेटली ये जब रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आ भी रहा है ना, तो मान लिया जाएगा कि इनकम इंडिया में ही रिसीव हुआ है। ये सब सैलरी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सर टीडीएस, टीडीएस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तुम्हारा 1 लाख का तुमको इनकम मिलना था, मान लो उसमें तुमको 10% टीडीएस काटा है, तुम्हारा 10% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया, तो तुमको अल्टीमेटली कितना मिला, 90 मिला, और 10,000 तुम्हारे बिहाफ में गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया। तो ये जो टैक्स है ये अल्टीमेटली तुमको मिला नहीं है, ये टीडीएस के फॉर्म पे तुम्हारा गवर्नमेंट को चला गया है। बट ये टीडीएस तुम मान लो कि इंडिया में ही तुमको मिल गया, क्योंकि इसका पैसा किसके पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है। इसका पैसा तुम्हारा किसके पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो टीडीएस का जो टैक्स डिडक्ट होता है तुम्हारे इनकम से, वो भी डीम टू बी रिसीव इन इंडिया माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका हमें क्रेडिट मिल जाता है। तुमको मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था कि जब तुम अपना टैक्स लायबिलिटी निकालते हो तो टीडीएस का क्रेडिट तुम लास्ट में अपना माइनस कर लेते हो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जितने भी ब्लैक मनी के सेक्शंस है, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, मैंने तुम्हें बेसिक्स में पढ़ाया था, जितने भी ब्लैक मनी के सेक्शंस है, याद आ रहा है 69,
69A, जितने भी ब्लैक मनी के सेक्शंस है, जो तुम्हारा अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है, उसको तुम कहीं पे भी ले जा, रिसीव कर ले, होगा वो इंडियन इनकम ही। ठीक है, उसको इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा, जो इनकम तुम्हारा अनडिस्क्लोज सोर्सेज है। एमसीक्यू में ये सब आ सकता है कि इनमें से कौन सा इनकम इनकम डीम टू रिसीव नहीं माना जाएगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये सब माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा। डीम्ड प्रॉफिट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे पीजीबीपी में। कुछ कुछ केसेस में बिजनेस इनकम में डीम्ड प्रॉफिट का प्रोविजन इंक्लूड किया गया है। वो डीम्ड प्रॉफिट तुम्हारा मान लिया जाएगा कि तुम इंडिया में ही रिसीव किए हो। मान लो कभी एग्जांपल दे, तो मान लो तुम्हारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। अब तुम जब बिजनेस कर रहे थे, उस समय तुम्हारा डेटर्स के साथ एक सेल किया हुआ था, अब वो बैड डेट्स तुमने राइट ऑफ कर लिया। अब हुआ क्या कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, लेकिन तुमको वो बैड डेट की रिकवरी बिजनेस खत्म होने, बिजनेस डिसकंटिन्यू के बाद हुई। अब वो बैड डेट की रिकवरी चाहे तुम इंडिया के बाहर लियो या इंडिया में लियो, डज नॉट मैटर, वो बैड डेट रिकवरी तुम्हारा मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में ही रिसीव हुआ है। इसका लॉजिक क्या है कि जब तुम्हारा बिजनेस चल रहा था वो इंडिया में चल रहा था, अब तुम फ्यूचर में अगर उसको इंडिया के बाहर भी रिसीव करोगे, वो इंडिया में ही रिसीव माना जाएगा, जिसको बोला जाता है डीम्ड प्रॉफिट। तो ये बाकी हेड्स ऑफ इनकम से कनेक्टेड है, ये डीम प्रॉफिट डीम रिसीव का कंसेप्ट सेक्शन 7 में। बट एक बार अपने समझिए ओवरऑल कि आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन जाएगा, पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन जाएगा, यूआरपीएफ से आरपीएफ में जो ट्रांसफर होगी, अनडिस्क्लोज सोर्सेज, टीडीएस, डीम प्रॉफिट, ये सारे एग्जांपल्स है ऑफ इनकम्स व्हिच आर डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। एम आई क्लियर ऑन दिस? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये चार्ट एक बार आप देख लेना। अगर आपका इनकम डीम टू रिसीव्ड है या रिसीव्ड है, तो ये सारे हाथ में, सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर इनकम अक्रूड है तो ये सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका इनकम फॉरेन इनकम है, तो आरओआर के हाथ में तो टैक्सेबल होगा ही हमेशा, बट आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल तभी होगा जब ये बिजनेस का इनकम है, यानी बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आई मीन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। एनआर के हाथ में ये टैक्सेबल कभी नहीं होगा, फॉरेन सोर्स्ड इनकम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आरओआर में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट में खाली इंडियन सोर्स्ड इनकम टैक्सेबल होता है, फॉरेन सोर्स टैक्सेबल नहीं होता। बट आरएनओआर में इंडियन सोर्स के अलावा एक स्पेशल इनकम टैक्सेबल होता है, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये आप देख लेना, ये पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। ठीक है, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। बट मेरा चैप्टर ओवर हुआ है, मैंने आपको सम्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया, बट अभी इसका टेस्ट बाकी, और टेस्ट मैं कब लूंगा? सेकंड चैप्टर खत्म करने के बाद। तब दो चैप्टर जब हो जाएगा, तब इस चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का टेस्ट आपको एक साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसको कंटिन्यूसली घर पे रिवाइज करना है, विद स्पेशल मेंशन, विद स्पेशल फोकस ऑन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ स्कोप ऑफ टोटल इनकम को भी आपको निकालना सीखना पड़ेगा। तो आपने 7 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स सिक्योर कर लिया है, 7 नंबर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, मेरा यहीं पे टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का, किसी भी पॉइंट में, किसी भी तरह से, आप प्लीज पूछिए। आस्क मी एनी डाउट गाइस, पूछिए। बोलिए। क्वेश्चन 6 कौन सा पेज हुआ? बोलिए क्या है इसमें? एग्रीकल्चर लैंड इंडिया मलेशिया के बाहर है, रेमिट हुआ है इंडिया में, रिसीव नहीं हुआ इंडिया में। रिसीव भी मलेशिया के बाहर ही हुआ है, आई मीन मलेशिया में ही हुआ है, इंडिया में रेमिट हो गया। अगर रिसीव बोलता तो टैक्सेबल हो जाता, अगर वर्ड रिसीव दिया रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, रेमिट बोला है। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा आप जो बोल रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स दोनों हो गए, तुम्हारे नाना नानी भी हो गए, दादा दादी भी हो गए। मटर्नल पटर्नल बोथ। हाँ हाँ,
क्या है इसमें? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। आयरन और के हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 60% ऑफ द प्रॉफिट्स बैंक में डिपॉजिट हुआ है कनाडा में और 40% इंडिया में रिसीव हुआ है। तो नॉन रेजिडेंट को इंडियन सोर्स्ड इनकम 40% टैक्स होगा। आयरन और में 100% टैक्स हो जाएगा, स्पेशल इनकम है, और आरओआर में तो टैक्स हो गई। या रिसीव कर दिया मैंने? ये 40% रिसीव हुआ इंडिया में। ठीक है। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तभी 182 डेज फॉलो करना है। जिस साल तुम इंडिया के बाहर गया एम्प्लॉयमेंट के लिए उस साल तुम्हारा स्टेटस 182 डेज के हिसाब से देखा जाएगा। और जिस साल तुम इंडिया में विजिट कर रहा है उस साल भी तुम्हारा स्टेटस 182 या 120 व्हाटएवर द केस में भी उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास अपनी मुलाकात होगी और वहां पे अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।